हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, बट साथ ही साथ आप अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग हमारी क्लास 12 हिस्ट्री की सेकंड किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 इसका जो थर्ड चैप्टर है, या फिर यूं बोलें कि ओवरऑल आपकी जो क्लास 12 की हिस्ट्री है उसका जो 8th चैप्टर है या फिर जो 8th थीम है इसका जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट, इस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपका मिडीवल टाइम पीरियड में पीजेंट, जमींदार्स और स्टेट के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप था, किस तरीके का इनके बीच में कॉम्पिटिशन था, किस तरीके का कन्फ्लिक्ट था और किस तरीके का कोऑपरेशन था। ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी थी। काफ़ी बड़ा, काफ़ी लेंथी और काफ़ी नॉलेजेबल चैप्टर ये था। इसको हम लोगों ने डिटेल में एक एक टॉपिक को डिस्कस किया था, फिर इसके वन शॉट रिविजन भी देखे थे वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह डिस्कस करते वक्त हम वो देखेंगे और इन क्वेश्चंस का फिर किस तरीके से जवाब देना है। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त जो नॉलेज हमने गेन किया है उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, क्या डूज एंड क्या डोंट्स रखना है, वो सारी चीज़ें हमको इसमें देखना है। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट और अच्छा सेशन रहने वाला है। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं। एक और आपको बस इंफॉर्मेशन देनी है शुरू करने के पहले कि मैग्नेट ब्रेन्स ने क्लास 10th के सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए हैं और बहुत जल्दी इसी तरीके के सैंपल पेपर आपके पास क्लास 12th के लिए भी आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इन सैंपल पेपर्स को बनाया गया है जिससे कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से कवर अप किया जा सके, किसी भी तरीके से कोई भी आपका स्टोन जो है वो अनटर्न ना रहे और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो जिस तरीके से क्लास 10th के ये सैंपल पेपर्स हैं, इसी तरीके से क्लास 12th के सैंपल पेपर्स भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं और उनको एक्सेस करने के लिए, उनकी मदद से अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में और ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। चले अब शुरू करते हैं अपने सत्र को, अपने सेशन को। और पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा है वो ये है, What are the problems in using the Ain as source for reconstructing agrarian history? Why do historians deal with this situation? अब यहाँ पर एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करने के पहले, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने के पहले हम लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो एक किताब का जिक्र आया था जिसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी को बार बार इस्तेमाल करने की जगह, बार बार इस पूरे नाम को लिखने की जगह, यानी कि बार बार आइन ए अकबरी, ये बार बार लिखने से बचने के लिए अपने जो राइटर्स थे उन्होंने आईने अकबरी का जो पहला शब्द है आइन, इसका ही इस्तेमाल किया है। तो इसको एन नहीं पढ़ना है, इसको आइन पढ़ना है। आईने अकबरी को शॉर्ट में करके बस उसका पहला पार्ट जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और उसी प्रैक्टिस को जो है आपके क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी लेकर आया गया है। तो वो बच्चे जिन्होंने अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा और वो डायरेक्टली अगर जंप करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में तो कन्फ्यूजन हो सकता है उनके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पे आइन का मतलब आईने अकबरी से है। तो सवाल जो है पहला जो पूछा गया है वो यह है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग द आइन और आईने अकबरी एज अ सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एग्रेरियन हिस्ट्री, यानी कि ये कि एग्रेरियन हिस्ट्री या फिर जो आपकी खेती किसानी कृषि की जो हिस्ट्री है, किसानों से रिलेटेड जो इतिहास रहा है मीडिएवल टाइम पीरियड का या मुगल्स के टाइम पीरियड का, उसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस इतिहास को लिखने के लिए अगर हम लोग आईने अकबरी को एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल कर आती हैं, सबसे पहले तो हमको ये बताना है। और दूसरा, हाउ डू हिस्टोरियंस डील विद दिस सिचुएशन। अब जब इस तरीके की समस्या या इस तरीके की परेशानी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है तो उसके बाद में इतिहास
इतिहासकार फिर इस तरीके की समस्याओं से कैसे डील करते हैं, इस तरीके की समस्याओं को फिर कैसे सुलझाते हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस अपने बनकर तैयार होते हैं। पहला तो ये कि आईने अकबरी किताब को अगर एक सोर्स मानकर उस टाइम पीरियड की एग्रेरियन हिस्ट्री को या उस वक्त की जो खेती किसानी या कृषि का जो इतिहास है अगर उसको लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर किस तरीके की समस्याएं हिस्टोरियंस या इतिहासकारों के सामने आएंगी, पहले तो आप ये बताइए, और उसके बाद में फिर आप ये बताइए अब इस तरीके की समस्याएं अगर आ गई तो फिर उनको डील करने के लिए उस सिचुएशन में फिर इतिहासकार क्या करते हैं, इस तरीके की समस्याओं को हैंडल या टैकल करने के लिए हिस्टोरियंस फिर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो हमको बताना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे। पहले तो आईने अकबरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बताएंगे कि किताब कब लिखी गई थी, किसने लिखी गई थी। इससे एग्जामिनर पर एक इंप्रेशन पड़ता है कि सामने वाले को नॉलेज तो है। और आईने अकबरी का शॉर्ट फॉर्म आइन पहली लाइन में इस्तेमाल ना करने की जगह पहली बार में हम पूरा नाम आईने अकबरी लिखेंगे, भले ही उसके बाद में आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करिए या फिर छोटा उसके नाम का सिर्फ एक हिस्सा आइन आप लिखिए, बट शुरू में पहली बार में जो है आपको पूरा नाम लिखकर ये भी अपने एग्जामिनर को बता देना है कि भैया हमें पता है कि इसका पूरा नाम जो है आईने अकबरी है। तो याद रखिएगा इस बात को। तो इसका जो शुरुआत है आप आईने अकबरी क्या चीज थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देके बताइए कि आईने अकबरी जो है ये किताब थी जिसको किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था 1598 में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस किताब में बहुत इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मौजूद है एग्रेरियन हिस्ट्री जो थी मुगल्स के टाइम पीरियड की, यानी कि मुगलों के वक्त में जो भी आपका खेती किसानी और कृषि की व्यवस्था थी उसके बारे में बहुत आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और उसकी मदद से उस वक्त का जो एग्रेरियन समाज था, उस वक्त का जो कृषि प्रधान समाज था, उसको समझने में भी एक हद तक हमें हेल्प मिलती है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अब ये लाइन आपने लिख दी, इसके बाद में बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, मगर ये सारे बातें होने के बाद में भी इसकी अपनी कुछ खामियां थी, इसके कुछ अपनी प्रॉब्लम्स थी, अब उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये लिखकर आपने बेसिकली किया यह है कि आपने एग्जामिनर को हिंट दे दिए कि आप पढ़ लिख कर आए हो, आपको जो चीज आप लिख रहे हो उसके बारे में पता है, आप लफवाजी या फिर हवाबाजी नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे बेसिकली एक स्टैंडर्ड और एक अच्छा आंसर लिख रहे हो जो वो पढ़ने के लिए ना सिर्फ मजबूर हो बल्कि फिर वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने के लिए भी जो है खुद आतुर हो, उसके अंदर जो है कौतुकता जागनी चाहिए आपका आंसर पढ़ते हुए। आगे लिखिए कि भैया इसकी लिमिटेशन में सबसे पहली लिमिटेशन तो ये थी कि कई जगहों पर आपका जो डाटा है उसकी टोटलिंग में बहुत जगहों पे गलतियां आपको देखने को मिली हैं, यानी कि जो मैथमेटिकल डाटा आपके पास में आईने अकबरी से आपको इकट्ठा किया गया है, जब उसको पढ़ा गया, जिसको जोड़ा गया तो पता चला कि बहुत से एरर्स वगैरह जो हैं टोटलिंग में किए गए हैं, कई जगहों पर जोड़ने घटाने की गलतियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद में आगे लिखिए कि हालांकि ये जो मिस्टेक्स हैं वो माइनर है, जोड़ने घटाने में तो कोई भी गलती कर सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने गलत कर दिया तो कर दिया, हमारे पास तो आज की तारीख में कंप्यूटर्स हैं, हम सही सही जोड़ लेंगे, बात वो नहीं है। ये छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स हैं और ये कहीं ना कहीं उसमें जो क्वांटिटी वगैरह दी गई है, ओवरऑल जो क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी दी गई है मैनुअल्स की, उसको बहुत ज्यादा आपका छिन्न भिन्न नहीं करती, उसको बहुत ज्यादा ये अफेक्ट नहीं करती। मगर इसकी जो दूसरी लिमिटेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि इसमें जो डाटा है वो कहीं ना कहीं बड़ा स्क्यूड नेचर का है। मतलब ये कि अगर मुगल अंपायर इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था तो इस पूरे इलाके से यूनिफॉर्म मात्रा में आपके पास में डाटा नहीं आया, लेट्स से उसका एक हिस्सा है इतना, इसी पर्टिकुलर क्षेत्र का आपके पास में डिटेल में डाटा है, बाकी जगहों का या तो डाटा है ही नहीं या बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपके पास में कुछ कंटेंट या कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट था, तो ज्यादा इसके चलते होगा ये कि जो डाटा मिलेगा और उसके बेसिस पे फिर जो भी बातें आप करोगे, जो भी जिक्र किया जाएगा वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए तो सही हो सकता है वो, मगर पूरे के पूरे अंपायर के बारे में या पूरे के पूरे अंपायर में एग्रेरियन स्थिति जो थी उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आपको नहीं देगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है कि आपका जो डाटा है वो बड़ा स्क्यूड नेचर का है, कि ये या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका डाटा यूनिफॉर्मली सारी प्रोविंसेस वगैरह से कलेक्ट नहीं किया गया था। जिन प्रोविंसेस का डाटा आपके पास में अच्छी मात्रा में है उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, जिनका नहीं कलेक्ट किया गया है, फिर जिनका अच्छी मात्रा में कलेक्ट नहीं किया गया या तो उनको एक दो लाइनों में लिख के खत्म कर दिया या फिर उनका कोई जिक्र या डिस्क्रिप्शन ही जो है आपने किया नहीं। तो इसके चलते आपके डाटा का नेचर स्क्यूड है, बड़ा फोकस्ड या फिर कंसंट्रेटेड डाटा है, आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझा सकते हैं कि अबुल फजल जो है उसने किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन दिया ही नहीं है रिगार्डिंग द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द जमींदार ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, यानी कि बंगाल और उड़ीसा में जो जमींदार हुआ करते थे उन जमींदारों के कास्ट का कोई कंपोजिशन आपको आईने अकबरी में देखने को नहीं मिलता। मगर इसी की जगह अगर बात कर लेते हैं दूसरे जो आपके जो प्रोविंसेस वगैरह थी वहां पर जो जमींदार वगैरह थे उन जमींदारों का क्या कास्ट वगैरह हुआ करती थी, क्या हायरार्की थी, इन सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जो है आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसके यहां से अपने को ये बात समझ में आती है,
आती है कि कुल मिला के बंगाल और उड़ीसा में ये डाटा जो है कलेक्ट ही नहीं किया गया था कि भाई जमींदारों की कास्ट का क्या कंपोजिशन है, मगर बाकी जगहों पे कलेक्ट किया गया था। तो जहां पर कलेक्ट किया गया था वहां पर आपने जो है इस डाटा को लिख दिया, मगर जहां पे नहीं कलेक्ट किया गया था वहां पे आपने बात नहीं करी। तो या तो सारी प्रोविंसेस के लिए डाटा ना लिखा जाता, तब हम लोग कहते हैं कि ये लोग शायद कास्ट वगैरह की बेसिस पे कलेक्शन ही नहीं करते थे जमींदारों और बाकी सारे लोगों के डाटा का, या फिर आप जिन जगहों के पे नहीं मिला उसका आपने नहीं लिखा और बाकी जगहों पे मिल गया वहां का लिख दिया, तो उससे हम लोग ये बोलेंगे कि ये डाटा बड़ा स्क्यूड है इस मामले में। इसके बाद में जब फिस्कल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज इन डिटेल येट सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर सच एज वेजेस एंड प्राइसेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपर्ली। अब इसके अलावा आपका जो फिस्कल डाटा है, यानी कि रेवेन्यू का जो डाटा है, कितना कहां पे खरीदी हो रही है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, कहां पे कितना पैसा खर्चा जा रहा है, ये फिस्कल डाटा जो वेरियस सोर्सेज से आपने कलेक्ट किया है वो डिटेल में तो है, मगर उसमें भी फिर कई सारे पैरामीटर्स जो हैं वो गायब हैं। जैसे कि आपने कितना वेजेस पे करी है मजदूरों को, किस प्राइस पे आप सामान खरीद रहे हो, किस प्राइस पे बेचा जा रहा है, क्रय विक्रय कितने का मूल्य क्या है, इन सारी चीजों को जो है बहुत प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो आप फिस्कल डाटा होना ही एकमात्र या डिटेल में होना ही जरूरी बात नहीं है, उसके अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर उसका डिवीजन होना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बेसिस पर अपने को सोसाइटी का उस वक्त का जो इतिहास है, उसकी व्यवस्थाएं या उसकी जो आपका पूरा मैकेनिज्म या फंक्शनिंग थी वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आते हैं। मगर क्योंकि वो सारा डाटा अब इस तरीके से आपको इन पैरामीटर्स को डिस्क्राइब नहीं करता, तो ये डाटा अपने बहुत काम का नहीं है। इसी तरीके से जो डिटेल्ड लिस्ट आपको प्राइस और वेजेस की दी गई है आईने अकबरी में, इट हैज बीन एक्वायर्ड फ्रॉम द डाटा पर्टेनिंग टू द कैपिटल आगरा एंड इट्स सराउंडिंग रीजन। आईने अकबरी के साथ में एक और इशू जो वो स्क्यूड डाटा का जो प्रॉब्लम था वो आपको कहीं ना कहीं प्राइस और वेजेस में भी देखने को मिलता है। जो चीजें थी उनका मूल्य कितना है, कितने में वो बिक रही हैं, और अगर मजदूरी आपने करवानी है तो कितना वेज देना पड़ेगा किसी को, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको आईने अकबरी में देखने को मिलता है। मगर सिर्फ आगरा या फिर आगरा के आसपास में जो सराउंडिंग रीजन था सिर्फ वहीं पर आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। दूर दराज के प्रोविंसेस में क्या हालत थी वो सारी चीजों के बारे में आपको जिक्र या फिर बहुत ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं इट इज देयरफॉर ऑफ लिमिटेड वैल्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द अंपायर। तो आगरा के आसपास के बारे में तो अपने को प्राइस और वेजेस के बारे में आईने अकबरी से पता चल गया, बाकी अंपायर में प्राइस और वेजेस की क्या स्थिति है वो अपने को पता नहीं चल रहा। तो फिर ऐसी कंडीशन में अब अपने को कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि ये सारी जो है दिक्कतें हैं। इस तरह से अपन ने जो पहला वाला हिस्सा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग द आइन या फिर आईने अकबरी एज अ सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग एग्रेरियन हिस्ट्री, इसको अपन ने समझा दिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि हाउ डू हिस्टोरियंस डील विद दिस सिचुएशन, अब हिस्टोरियंस इस सिचुएशन के साथ में कैसे डील करते हैं उसको हम लोगों को जो है समझाना है। तो हिस्टोरियंस हैव डेल्ट विद द सिचुएशन बाय सप्लीमेंटिंग द अकाउंट ऑफ द आइन बाय इंफॉर्मेशन गॉट फ्रॉम द प्रोविंसेस। मतलब ये कि आप हिस्टोरियंस को जब समझ में आ गया कि आईने अकबरी अकेला एक ऐसा सोर्स नहीं हो सकता जिसके ऊपर रिलाई कर आप इतिहास को लिख सको, इसमें अपनी लिमिटेशंस हैं, तो लिमिटेशंस को डील करने के लिए क्या किया गया है, आपने जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी प्रोविंसेस से या कहीं से कोई और डाटा या कोई और दूसरी किताबें मिल सकती थी, अलग अलग प्रोविंसेस में छान फटक करने पर आपको वहां से जो दस्तावेज या जो आपको हिसाब किताब मिल सकता था, आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह से जो इंफॉर्मेशन मिली है उसकी मदद से आपने यहां पर जो लिमिटेशंस वगैरह थी इनको सप्लीमेंट किया है। अब जैसे कि आपको 17वीं 18वीं शताब्दी में गुजरात, राजस्थान और मद्रास और महाराष्ट्र के जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिले हैं, गुजरात में, राजस्थान और महाराष्ट्र में वो इलाके जो मुगलों के अंडर में आते थे या फिर नहीं भी आते थे फॉर दैट मैटर, अगर वहां पर जो आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने को मिला है उसको आपने फिर आईने अकबरी के साथ में कंपेयर किया और वहां से आपने कुछ सप्लीमेंटेशन किया। बाद में फिर मुगलों के बाद में फिर मराठा या फिर मराठास के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन लोगों के टाइम पीरियड में भी जो रिकॉर्ड वगैरह आपको देखने को मिले इनका भी जो है आपने फिर इस्तेमाल वगैरह कर इनकी भी मदद से जो है सप्लीमेंटेशन वगैरह आपने करवाया और इसकी मदद से जो कमियां आईने अकबरी की थी उनको दूर करके उस वक्त का इतिहास जो आपने लिखा है उसको ज्यादा अच्छे से लिखने में जो है इसकी मदद वगैरह आपने ली है। तो ये जो है कुछ आपके माध्यम वगैरह हैं जिनकी मदद से लिमिटेशंस वगैरह को दूर किया गया था। तो ये जो सवाल है इसका जवाब इस तरह से बनकर तैयार होता है। अब ये सवाल का जवाब एक बार आपने इस तरीके से लिख दिया, यहां पे अपन ने हेडिंग्स पॉइंट्स के साथ में सवाल का जवाब दिया है। अब एक लास्ट चीज जो अपने को करनी है जिससे कि अपना जवाब और ज्यादा अच्छा हो जाए वो है कि अपने को हाईलाइट करना है चीजों को। हाईलाइटिंग में हम लोग अब उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह को हाईलाइट कर देंगे जिसकी तरफ एग्जामिनर का ध्यान जाए और उससे उसको और ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, समझ में आए कि हमने जो है तैयारी करके पढ़ाई करके एग्जाम दिया। तो सबसे पहले तो आईने अकबरी का पूरा नाम जो है अंडरलाइन करिए क्योंकि उसने सिर्फ शॉर्ट में आइन लिख के छोड़ दिया है। दूसरा, बाय अबुल फजल इन 1598, इतना जो है अपने को अंडरलाइन करना ही करना है, ठीक है जी। इसके बाद में दूसरी चीज जो आपने करनी है, आपने न्यूमरस एरर्स इन टोटलिंग, इसे हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में स्क्यूड नेचर ऑफ द डाटा, इसे हाईलाइट कर देना है, ठीक है जी। कास्ट कंपोजिशन ऑफ जमींदार्स, इसको आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक। इसके बाद में आपका ये जो यहां पर
डाटा पर्टेनिंग टू कैपिटल आगरा एंड इट्स सराउंडिंग, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। लास्ट में फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे फिर डिटेल 7th 18th सेंचुरीज रिकॉर्ड फ्रॉम, यहां से इसको आपने हाईलाइट कर देना है, और ये वाली पूरी जो लाइन है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। लास्ट में रिकॉर्ड्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको भी आपने हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से अगर आप सवाल का जवाब बनाएंगे तो एक बहुत अच्छा आंसर बनकर तैयार होगा और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स वगैरह मिलेंगे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 16-17 सेंचुरीज एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सवाल में क्या पूछा गया है कि किस, सबसे पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं किस हैं। देखिए अगर आपके पास में कुछ ज़मीन है और उसके ऊपर आप खेती कर रहे हैं, उस खेती से जो भी अनाज मिलता है, अगर उस अनाज से सिर्फ आप अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उसको अपने खुद के कंजम्पशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो कृषि आप कर रहे हैं, जो खेती किसानी आप कर रहे हैं, इसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, इसी की जगह अगर लेट से आपके पास में खेती किसानी है और आप उस खेती किसानी में लेट से इतना उपज या इतना अनाज कर लेते हैं कि आप अपने खाने पीने के लिए तो रख ही लेते हैं, इसके अलावा आप उसको बेचकर कुछ पैसा वगैरह भी कमा रहे हैं, तो फिर वो कमर्शियल एग्रीकल्चर कहलाता है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जब आप सिर्फ अपने खाने का कमाने का या फिर अपने जितना ज़रूरत है, अपने परिवार की जितनी ज़रूरत है उतनी ही जो है उपज करते हैं, उतनी पैदावार करते हैं, या फिर उस पैदावार का जो हुई है उसका अपने खाने पीने या अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेचते नहीं है, किसी और को नहीं देते, तो ये जो, और उससे कुछ कमाते नहीं है, तो फिर ये चीज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहलाता है। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में ये बोला गया है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जब खेती किसानी या एग्रीकल्चर होता था, तो किस हद तक हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर था ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था। अगर था तो था, और अगर नहीं था तो नहीं था। इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आपको अपने रीजंस के साथ में आंसर देना है। सवाल फिर से समझिए थोड़ा सा, क्योंकि पेचीदा है। टू व्हाट एक्सटेंट इज इट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन 16-17 सेंचुरीज एज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, किस हद तक ये पॉसिबल है, किस हद तक ये संभव है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जिस तरीके की खेती किसानी या कृषि हो रही थी उसको हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की कैटेगरी में रख सकते हैं या उसे उस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस चीज के सपोर्ट में या इस चीज के विरोध में अपने रीजंस के साथ में जवाब दीजिए। तो सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि 16th और 17th सेंचुरी में अबेंडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर एंड मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स वेर 3 फैक्टर्स दैट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में आपका जो एग्रीकल्चर है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा था। फिर आप ये बताएंगे कि 16वीं 17वीं शताब्दी में 3 फैक्टर्स थे। एक तो जमीन बहुत सारी थी, दूसरा ये कि बड़ी मात्रा में आपको जो है मजदूर काम करने के लिए मिल जाते थे, और आपके जो पीजेंट्स या फिर आपके जो किसान थे वो एक से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, वो उनमें मोबिलिटी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती थी। इन 3 फैक्टर्स के चलते हो ये रहा था कि 16वीं 17वीं शताब्दी में एग्रीकल्चर का कांस्टेंट एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब जनरली जो चीजें उगाई जाती थी उस वक्त में, उसमें सबसे ज्यादा फेमस जो हुआ करता था, एक तो चावल हो गया, दूसरा आपका गेहूं हो गया, तीसरा आपके मिलेट्स वगैरह हो गए। ये अब सबसे ज्यादा जो है फ्रीक्वेंटली कल्टीवेटेड क्रॉप्स हुआ करते थे। सबसे बड़ी मात्रा में एक तो चावल उगाया जाता था, चावल के बाद में आपका गेहूं उगाया जाता था, और गेहूं के बाद में आपका ज्वार, बाजरा, मिलेट्स वगैरह जो है, मोटा अनाज जो है वो उगाया जाता था। और ये सारे अनाज को उगाने के पीछे का जो प्राइमरी पर्पस हुआ करता था, ये सारी खेती किसानी के पीछे का जो प्राइमरी पर्पस हुआ करता था वो था लोगों का पेट भरना, या स्पेसिफिकली अगर बोला जाए खेती किसानी हो रही है, अनाज उसमें से उगाया जा रहा है, तो इस उपज का पहला जो ऑब्जेक्टिव या पहला जो पर्पस हुआ करता था वो था आदमी अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। बाद में फिर दूसरों को भी फिर जिनको जरूरत है उनको देने की बातचीत होती थी। तो मगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस पूरी खेती किसानी का था, इस पूरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हुआ करता था, वो था लोगों का पेट भरना, लोगों का पेट पालना। मगर अगर आप ध्यान से इस वक्त के एग्रीकल्चर को पढ़ें, इसके बारे में जो भी बातें हम लोगों ने करी थी, उस वक्त में अपने को यह पता चलता है कि इसका जो पूरा फोकस था वो सिर्फ अपना पेट पालने पर ही नहीं था। एग्रीकल्चर जितना भी हो रहा था उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पे नहीं था कि सिर्फ आपको अपना पेट पालना है या फिर सब्सिडेंस करना है, मगर इसके अलावा इसके दूसरे भी ऑब्जेक्टिव्स थे, दूसरे भी मोटिव्स वगैरह हुआ करते थे इसमें। यानी कि कोई शक की बात नहीं है कि आपको अपना पेट पालना है, आपको अपना सब्सिडेंस करना है, और उसके लिए आप खेती किसानी कर रहे हो, ये बात सच है। मगर सिर्फ इसीलिए खेती किसानी कर रहे हो कि अपना पेट पल जाए, इसके अलावा कुछ ना हो, ये भी नहीं था। अदर ऑब्जेक्टिव्स वेयर आल्सो देयर, अदर ऑब्जेक्टिव्स वेयर आल्सो देयर।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ पेट पालने के लिए खेती नहीं हो रही थी, दूसरे भी लॉजिक्स थे, दूसरे भी वजूहात थी, दूसरे भी रीजंस थे जिसके चलते खेती किसानी की जा रही थी। तो बस वही बात यहां पे लिखी है कि बट द फोकस ऑन द कल्टीवेशन ऑफ बेसिक स्टेपल्स डू नॉट मीन दैट द एग्रीकल्चर वाज ओनली फॉर सब्सिस्टेंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो अपन ने ये बोला कि ये आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, ज्वार बाजरा या मोटा अनाज हो गया, इनका बड़े पैमाने पर मेन रूप से इनका कल्टीवेशन होता था और इनका इस्तेमाल खाने पीने या अपना पेट भरने में होता था। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब निकल कर नहीं आता है कि क्योंकि मैक्सिमम फोकस इनका हो रहा है या मैक्सिमम कल्टीवेशन इनका हो रहा है, मैक्सिमम फोकस इनको कल्टीवेट करने के ऊपर है, तो सिर्फ आपने जो है आप सब्सिस्टेंस के लिए जो है खेती किसानी हो रही है, इसका कुल मिला के यही मतलब नहीं था। खेती किसानी के और भी ऑब्जेक्टिव्स थे, और भी रीजंस थे, और वो अपने को इन सारे फैक्टर से पता चलते हैं। इसके बाद में फिर आपने फैक्टर्स लिखना शुरू करने हैं, जैसे कि उस वक्त में भी कुछ क्रॉप्स ऐसे होते थे जैसे कॉटन हो गया या फिर आपका शुगर केन हो गया। इस तरीके के क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जाता था एक खास कैटेगरी में जिसका नाम था जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल, या फिर इसका दूसरा नाम हुआ करता था परफेक्ट क्रॉप्स। अब मुगल स्टेट जो था या मुगल शासन प्रशासन जो था, वो लोग इंकरेज करते थे लोगों को कि भाई तुम जितना हो सके उतना ज्यादा कॉटन उगाओ, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शुगर वगैरह उगाओ, शुगर केन वगैरह उगाओ। इसके लिए बकायदा इंकरेजमेंट दिया जाता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि ये जो क्रॉप्स थे जिनको जिनसे कामिल या परफेक्ट क्रॉप बोला जा रहा है, इनके कल्टीवेशन के चलते ज्यादा मात्रा में रेवेन्यू आया करता था, और अल्टीमेटली आपका जो मुगल अंपायर था उसका पूरा जो रेवेन्यू का मेजर सोर्स है वो एग्रीकल्चर था। किसान जो है वो पूरा का पूरा अंपायर चला रहा था उसके जो खेती किसानी हो रही है उसकी मदद से। तो जितना ज्यादा आपका ये वाले क्रॉप्स होंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जितना रेवेन्यू आएगा अंपायर उतना मजबूत या उतना सशक्त होगा। इस लॉजिक के चलते हुए मुगल अंपायर खुद अपनी तरफ से प्रमोट करता था कि जितना हो सके उतना ज्यादा कॉटन या फिर गन्ने की आप खेती करिए। तो कॉटन इसके चलते हो ये रहा था कि आपके जो 3 क्रॉप्स अपन ने देखे, चावल उगा रहे हो आप गेहूं उगा रहे हो और आप मिलेट्स उगा रहे हो, ये तो उगा ही रहे हो। इसके अलावा अगर आपके पास में ज्यादा जमीन है या फिर अगर आपको ये सारे क्रॉप्स वगैरह किसी दूसरे किसान से खरीदने को मिल जाते हैं, तो फिर कई लोग ये भी कर रहे थे कि कॉटन और आपके गन्ने और इस तरीके के दूसरे जो जिनसे कामिल के क्रॉप्स हुआ करते थे उसमें बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। नतीजा बहुत बड़ी टेरिटरी पे कॉटन उगाया जाता था, खासतौर पर मध्य भारत जो हुआ करता था, सेंट्रल इंडिया में और दक्कन का जो प्लेट्यू है जहां पर आज भी काफी बड़ी मात्रा में जो है महाराष्ट्र में जो डेक्कन का इलाका आता है वहां पर आज भी बड़ी मात्रा में जो है खेती किसानी होती है, इसके कॉटन को काफी बड़े मात्रा में जो है उगाया जाता है। तो इन इलाकों में कॉटन बहुत वास्ट लेवल पर उगाया जाता था। इसी वक्त में बंगाल का जो इलाका था ये अपनी शक्कर के लिए या फिर अपने कह सकते हैं शुगर केन, और शुगर केन से जो शक्कर और गुड़ वगैरह बनाया जाता था उसके लिए फेमस हुआ करता था। तो इसी तरीके से दूसरे भी आपके जो कैश क्रॉप हुआ करते थे, जैसे कि आपकी कई सारी आपके ऑयल सीड्स हो गई, इस तरीके के आपके मतलब अनाज, इस तरीके की आपकी ऑयल सीड्स हो गई जिससे तेल निकाला जाता था, ऑयल सीड्स वगैरह हो गई, और कई सारे तरीके की जो दाल हो गई, इनको भी जो है बड़े लेवल पर उगाया जाता था, बहुत बड़े लेवल पर इनकी भी जो है खेती किसानी की जाती थी। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि यहां से बात समझ में आ रही है कि सिर्फ अपने पेट पालने के लिए तो खेती नहीं हो रही। अगर सिर्फ पेट पालने के लिए खेती हो रही होती तो इतने बड़े लेवल पर कॉटन नहीं उगाया जाता। अब इतने आदमी कितना शक्कर खाएगा एक परिवार में, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, इतने बड़े लेवल पर बंगाल में जो है आपका गन्ने की उत्पादन नहीं हो रहा होता, और ना ऐसा होता है कि स्पेशलाइजेशन इतना हो जाता है कि बंगाल का गन्ना या बंगाल की जो शुगर थी वो फेमस हो जाती, और इस तरीके की अलग अलग चीजें ना उगाई जा रही होती। यहां से समझ में आता है कि सिर्फ अपना पेट पालने के लिए तो खेती नहीं हो रही थी। और भी इसके जो सपोर्ट में है आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं कि भाई 17वीं शताब्दी में जो नए नए क्रॉप्स हुआ करते थे, जो नई तरीके की फसलें थी हिंदुस्तान में, वो भी आना शुरू हो गई थी। जैसे आपका मेज हो गया यानी कि मक्का हो गया, वो हिंदुस्तान पहुंच गया था कहां से, अफ्रीका से, और स्पेन से होते हुए मक्का की जो फसल है वो हिंदुस्तान आ गई थी। और वेस्टर्न इंडिया में 17वीं शताब्दी खत्म होते होते आपके वेस्टर्न इंडिया में या फिर पश्चिमी भारत में बड़े लेवल पर एक मेजर क्रॉप के तौर पर आपका जो मकई है या मक्का जो है इसकी खेती निकल कर आई। इसी तरीके से कई सारी नई सब्जियां भी जो हैं, जो इसी वक्त में आपके पुर्तगालियों ने और बाकी लोगों ने जो नया वर्ल्ड ढूंढा था, न्यू वर्ल्ड, जो आपका लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की खोज हुई थी, वहां से बड़ी मात्रा में नई तरीके की सब्जियां जो है हिंदुस्तान पहुंची। जैसे कि टमाटर आपका हिंदुस्तान आ गया, पोटेटो या फिर आपका जो आज की तारीख में जिसके बिना हिंदुस्तान में सब्जियों की या कई सारी डिशेस की घर में बनने वाली सब्जियों की आप कल्पना नहीं कर सकते, पोटेटो या आलू जो है वो यहां पहुंच गया। कई सारे नई तरीके की मिर्चियां जो है हिंदुस्तान में आई। ये जो पूरा न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी हुई थी, जो आपका लैटिन अमेरिका और पूरा आपका जो नॉर्थ अमेरिका था, यहां से नई सब्जियां आई। इसी तरह से नए फल, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, ये हिंदुस्तान पहुंच गए और इनको भी बड़े लेवल पर जो है किसानों के द्वारा उगाया जाता था।
अब फिर वही बात आ गई कि एक आदमी सिर्फ आपका टमाटर उगा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टमाटर ही खाएगा। अगर सब्सिस्टेंस खेती कर रहा होता, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहा होता, तो सिर्फ टमाटर खाने चाहिए थे उस हिसाब से, मगर ये तो हो नहीं रहा। मगर उसने अपने पूरे खेत में टमाटर लगा रखे हैं, एक ने पूरे खेत में जो है आलू बो रखे हैं, एक ने पूरे खेत में मिर्चियां लगा रखी हैं, एक जो है आपका पाइनएप्पल की खेती कर रहा है, कोई पपाया उगा रहा है। तो ये फिर एक इंडिकेशन है, ये सारी बातें, ये सब कुछ एक आपको इंडिकेशन देता है कि ये सब कुछ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं था। मगर यहां से आपको एक बात समझ में आती है कि जितनी भी चीजें उगाई जा रही थी वो खुद भी आदमी कंज्यूम कर रहा था, उसके बाद अपनी जरूरत का रखने के बाद में उसको बाकी का जो हिस्सा बचता था उसको मार्केट में लेकर भी जाता था, मार्केट में निकालता भी था। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं इंडिया में प्योर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, मगर सब्सिस्टेंस प्लस कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो है कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता था, या फिर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल एग्रीकल्चर को साथ में मिक्स कर दिया गया था और इन दोनों का इस्तेमाल जो है किया जा रहा था इन एन एवरेज पीजेंट्स होल्डिंग। एक सामान्य किसान की बात की जाए जिसके पास में ठीक ठाक मात्रा में जमीन है, तो वो इस पे आपका सब्सिस्टेंस के लिए भी खेती किसानी करता था और साथ ही साथ आपका ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है खेती किसानी वो किया करता था। इस तरीके से इस सवाल का जो है जवाब बनकर तैयार होगा। अब इस तरीके से अपना जो जवाब आपने दिया है, इसके बाद इसमें जिन चीजों को आपने हाईलाइट करना है, सबसे पहले तो राइस, व्हीट एंड मिलेट्स वेर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स, इस चीज को जो है आपने हाईलाइट कर देना है। और आपका प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर वाज टू फीड पीपल, लगभग ये पूरी की पूरी लाइन आपने हाईलाइट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आपका जिनसे कामिल, कॉटन और शुगर केन, इन तीन वर्ड्स को आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में मुगल स्टेट्स इनकरेज्ड पीजेंट्स टू कल्टीवेट सच क्रॉप्स, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में फिर ये लास्ट वाली लाइन कि भाई कैश क्रॉप्स जो हैं वो उगाए जाते थे, हर तरीके के लेंटिल्स उगाई जा रही हैं, वो आपने हाईलाइट करना है। और इसमें ये वाली जो लाइन है कॉटन, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, बंगाल, शुगर, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर जितने भी आपके न्यू क्रॉप्स हैं, न्यू क्रॉप्स को, उसके बाद मेज जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। इसी तरीके से आपका ये वाला जो लाइन है इसको आपने हाईलाइट कर देना है, पाइनएप्पल और पपाया का नाम इसको हाईलाइट कर देना है। तो ये और लास्ट में ये जो आपका कंक्लूजन है, इट वाज नॉट सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर बट मिक्स टुगेदर, इस तरीके से आप इसको जो है आपने हाईलाइट कर देना है। और इस तरह, और इस अगर आप इस तरह से करते हैं, ये पूरे सवाल का जवाब बनाने के बाद में इसको इस तरह से हाईलाइट करते हैं, तो एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसे। अब नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है या इसमें बताया गया, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय वुमेन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इसमें हमको ये करना है कि महिलाओं के द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो रोल प्ले किया जाता था उसको डिस्क्राइब करना है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे कि भाई महिलाएं जो हैं उन्होंने अपना जो मिडीवल टाइम था 14, 15, 16, 17 सेंचुरी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और उनका जो इंपॉर्टेंट रोल है उसको हम इन सारे पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। इस तरह से आप एक हेडिंग बनाकर इसमें फिर अपने पॉइंट्स वगैरह की मदद से अपने सवाल का जवाब लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि वुमेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दे वर्क शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन इन द फील्ड्स, यानी कि उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसा नहीं था कि कहीं पर भी उनका काम पुरुषों से 19 पड़ता हो या उनसे कम पड़ता हो, वो एकदम बराबरी से 20 या 21 ही पड़ता था, कहीं पर भी वो उनसे 19 साबित नहीं हुई, उनसे उनके बराबर या उनके 20 या उनके 21 ही, उनसे ज़्यादा ही मेहनत उन्होंने करी है। कहाँ पे? फील्ड्स में। तो महिलाओं ने शोल्डर टू शोल्डर जो है कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में अपना जो है पसीना बहाया है, पुरुषों के साथ में मेहनत करी है और वहां पर कृषि वगैरह के उत्पादन में एक बड़ा योगदान मिडिवियल टाइम पीरियड में दिया है। दूसरा, द मेन टाइल्ड एंड प्लोड द लैंड्स व्हाइल द वुमेन सोड, वीडेड एंड थ्रेश द हार्वेस्ट। पुरुषों ने जनरली दो चीजें करी हैं, एक तो उन्होंने जो है आपका जो भी फसल वगैरह आपका जो जमीन की टाइलिंग करी जाती थी वो करी है, दूसरा उन्होंने उसके ऊपर हल वगैरह जो है चलाया है जमीनों के ऊपर। और आपकी जो महिलाएं हैं उन्होंने आपका यहाँ पर जो भी सोइंग वगैरह करनी है, जो बुआई करनी है उसमें, उसके बाद जब फसल हो जाती थी तो फसल में से आपका फसल को साफ करके उसमें से अनाज वगैरह निकालना, जिसके लिए आपको वीडिंग करना या थ्रेशिंग करना पड़ती थी हार्वेस्ट में, ये सारी चीज़ों में बड़े लेवल पर जो है रोल निभाया है। यानी कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका काम बढ़ गया था कि पुरुष ये पर्टिकुलर काम करेंगे, महिलाएं ये पर्टिकुलर काम करेंगी। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है इस बात का कि महिलाओं का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन होता था एग्रीकल्चर में, वो मोमेंटरीली नहीं था कि आपने
आपने कुछ वक्त के लिए बुलाया और उसके बाद फिर भेज दिया, ये कंसिस्टेंट और कांस्टेंट पार्टिसिपेशन था, वो लगातार जो है पुरुषों के साथ में मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एट दैट टाइम वाज कैरिड आउट विद द लेबर एंड रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड। कुल मिलाकर एक बात यहां से यह भी समझ में आती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो परिवार लगे हुए थे, जो खेती किसानी में आपके परिवार लगे हुए थे छोटे मझौले किसानों के, उसमें सिर्फ आपका किसान या उसके बेटे ही जो है आपका पसीना नहीं बहाते थे खेत में, उसके घर के जितने भी लोग थे, आपके महिला पुरुष बड़े बूढ़े बच्चे, सब के सब जो है मिलकर खेती किसानी में कुछ ना कुछ रोल अदा किया करते थे। जितना भी आपके हाउस होल्ड में ह्यूमन रिसोर्स था वो सारा का सारा खेती किसानी करने में लगता था। अब महिलाएं जो हैं इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह किया करती थी। स्पिनिंग हो गया, यार्न का, या फिर आपका जो पॉटरी वगैरह हो गई, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गई, इसके लिए आप मिट्टी वगैरह की व्यवस्था करनी है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम वगैरह करना है। इनफैक्ट आपका अगर आपका पॉटरी वगैरह जो है इसमें बनाने का काम हो गया, तपाने का काम हो गया, बर्तनों को रंगने का काम हो गया, रंगाई बुआई, ये सारी चीजें हुई, इसमें बड़े लेवल पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं जो आपकी महिला किसान हुआ करती थी, जो पीजेंट वुमेन हुआ करती थी, ना सिर्फ वो एक अच्छी किसान थी बट साथ ही साथ स्किल्ड आर्टिसन भी हुआ करती थी, और वो ना सिर्फ आपका फील्ड में काम किया करती थी, इसके अलावा और भी दूसरे तरीके के काम किया करती थी जिससे एडिशनल इनकम होती थी। इसके अलावा अगर वो किसी अपने खुद के खेत में काम नहीं कर रही हैं, अगर किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे हैं, बटाई पे मामला चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस एम्प्लॉयर के घर पे भी वो जाकर जो है अपने सर्विसेज वगैरह दिया करती थी, जैसे कि आपका अनाज वगैरह को उसके घर में शिफ्ट करना है, या फिर अनाज को जो एम्प्लॉयर है उसके घर से लेके मार्केट में जाना है, या फिर वहां पर अगर इस तरीके की आपकी जरी और एम्ब्रॉयडरी के काम करने हैं, पॉटरी बनानी है, आपका जो स्पिनिंग करनी है, यार्न की, ये सारी चीजें भी वो करती थी। मार्केट्स वगैरह भी अगर जाना है तो वो जाया करती थी अगर जरूरी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर हर जगह आपको महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है। अब अगर ये तो खैर आपका जो लोअर तबका था उसकी बात हो गई। अब अगर हम लोग जमींदारों की भी बात कर लें, या फिर उन लोगों की बात कर लें जो जमीनों की बड़ी बड़ी जमीनों के ऊपर जिनका आधिपत्य हुआ करता था, जिसको हम लोग इंग्लिश में लैंडेड जेंट्री बोलते हैं, तो अगर जमींदारी की भी बात कर लें, इस पर्टिकुलर क्लास में महिलाओं के पास में देश में कई हिस्सों में ये राइट था कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थी। एंशिएंट इंडिया पढ़ते वक्त अपन ने एक बात देखी थी कि महिलाओं के पास में जनरली प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट नहीं होता था, मगर मिडीवियल इंडिया आते आते ये सारी चीजें बदल गई थी। अब अपने को यहां पे दिख रहा था कि जमींदार जो क्लास है यहां पर महिलाओं के पास में, खास तौर पर इंडिया के कई सारे हिस्सों में ये राइट आ गया था कि वो जमींदारी इनहेरिट कर सकती थी, वो प्रॉपर्टी या जमीन जो है उसको इनहेरिट करने का अधिकार अब उनको मिल गया था। अब कोई लेट से हस्बैंड, किसी महिला का हस्बैंड है, अगर वो जमींदार है, उनके बच्चे नहीं है, उसकी डेथ हो गई, तो फिर ये सारी की सारी जिम्मेदारी अब महिला की हो जाएगी। तो विडोज वगैरह जो हैं, जो इस तरीके से कई बार आपकी जमींदार बन जाती थी, वो रूरल मार्केट वगैरह में, लैंड मार्केट में बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया करती थी। रूरल लैंड मार्केट का मतलब क्या, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी वगैरह या जमीन जो है उसको खरीदा बेचा जाता है। तो ये यहां पे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह कई बार बेचती थी जो इन्होंने इनहेरिट करी होती थी, या कई बार प्रॉपर्टी किसी और की खरीद के अपनी जो जमींदारी है उसको बढ़ाया जाता था। खास तौर पे आपको ये प्रैक्टिस पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर होती हुई दिखती है, बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं की पार्टिसिपेशन समझ में आती है। और ये ऐसा भी नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में हो रहा था। हिंदू मुस्लिम दोनों जो आपके रिलीजन की महिलाएं हैं जमींदारी वगैरह इनहेरिट कर रही थी, और हिंदू जमींदार महिलाएं और मुस्लिम जमींदार महिलाएं आपको दोनों जो है इस वक्त में देखने के लिए मिलती हैं। इनके पास में इस बात की भी पूरी आजादी थी कि वो अपनी जमीन जो है अगर वो बेचना चाहती हैं तो बेच सकती हैं, अगर उनको मॉर्टगेज करनी है, अगर किसी को जो है जमीन वगैरह उनके पास में अगर रखनी है ब्याज वगैरह के ऊपर, तो जमींदारी राइट्स वगैरह को मॉर्टगेज भी किया जा सकता था। इसके अलावा खास तौर पे अगर हम लोग बंगाल की बात करें, 18वीं सेंचुरी में बड़े लेवल पर आपको महिला जमींदार देखने को मिलती हैं। आज की तारीख में कुछ वक्त के लिए आपका राजशाही करके एक इलाका है बांग्लादेश में चला गया है, तो राजशाही एक जमाने में बहुत बड़ी जमींदारी हुआ करती थी, और ये जमींदारी बहुत बड़ी थी, बहुत फेमस हुआ करती थी, और इसको हेड करने वाली एक महिला हुआ करती थी। इसकी जो जमींदार थी वो एक महिला हुआ करती थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां से एक बात समझ में आती है कि आपकी जो महिलाएं हैं उन्होंने एक बड़ा योगदान किया है, एक बड़ा जो रोल है उन्होंने निभाया है। आपका ये जो टाइम पीरियड गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का, जमींदारी का, और भी बाकी सारी चीजों का, इसमें मिडिवल टाइम पीरियड में इस तरह से एक अच्छा जवाब बनकर तैयार होता है। अब इसमें जो बातें अपने को हाईलाइट करनी है, ये वाला पॉइंट पूरा हाईलाइट कर दीजिए, दे वर्क शोल्डर टू शोल्डर विद मेंस इन द फील्ड। इसके बाद में ये वाला पॉइंट कि आपका सोड वीड एंड थ्रेश द हार्वेस्ट, ये वुमेन सोड वीड एंड थ्रेश द हार्वेस्ट, इसको करना है। इसके ये दो पॉइंट्स हाईलाइट करने के बाद में आपका
ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा हाईलाइट कर दीजिए, ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा हाईलाइट कर दीजिए इस तरीके से, तो एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला पॉइंट पूरा हाईलाइट करिए, अमंग द लैंडेड जेंट्री क्लास वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। लास्ट में ये जो राजशाही वाला एग्जांपल है, राजशाही जमींदारी वाज हेडेड बाय वुमेन, इस तरीके से करिए। एंड ये वाला पॉइंट, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड जमींदारी, इस तरीके से इस सवाल का जवाब एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें आपको मैक्सिमम नंबर जो है यहां से मिल जाएंगे। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है डिस्कस विद एग्जांपल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यानी कि 16-17 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, उस वक्त में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुआ करते थे उसका क्या सिग्निफिकेंस वगैरह है, अब हमको एग्जांपल्स के साथ में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिस्कस करना है। चलें देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस सवाल में अपने को बेसिकली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो सिग्निफिकेंस बताना है, इसमें यह समझाना है या फिर ये बताना है कि जो पैसे का लेन देन हो रहा था, बड़े लेवल पर जो मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा था, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है मतलब व्यापार भी हो रहा होगा साथ में, ये सारी चीज़ें क्यों सिग्निफिकेंस रखती हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंस रखती हैं या फिर क्यों ये रेलिवेंस हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसकी कंसिडरेशन की जा रही है। इस सवाल का जवाब अब इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस तरह से एक हेडिंग बनाइए और उसके बाद अपन सवाल का जवाब इस तरह से देंगे कि मुगलों के टाइम पीरियड में देखिए हुआ क्या था, कम से कम नॉर्थ इंडिया के एक बड़े इलाके में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो मुगलों के टाइम पीरियड में क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मुगल अंपायर ने प्रोवाइड करी थी, एक बार जब आपके लड़ाई झगड़े बंद हो गए, इधर से उधर से इन्वेजन्स नहीं हो रहे हैं और आपका मारधाड़ नहीं हो रही है, अंदर एक स्टेबिलिटी आ गई है, तो आदमी जब एक बार स्टेबल होता है तो उसके बाद प्रोस्पेरिटी की तरफ में जाता है। तो यही चीज यहां पर भी हुई कि जब एक बार पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुगल अंपायर के टाइम पीरियड में आ गई, उसके बाद में बड़े मात्रा में जो है आपने चाइना के साथ में, जहां पे उस वक्त मिंग डायनेस्टी का शासन चल रहा था, ईरान के साथ में जहां पर सफाविद डायनेस्टी का शासन चल रहा था, और तुर्की के साथ में जहां पर उस वक्त ऑटोमन अंपायर चल रहा था, इनके साथ में आपने व्यापारिक रिश्ते बनाए, व्यापारिक रिलेशनशिप स्थापित किए और उसके बाद ट्रेड शुरू हुआ। अब क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और मजबूत अंपायर था, बाहर वालों ने यहां हमला नहीं किया, अंदर लड़ाई झगड़े हो नहीं रहे थे, 3-4 बड़े बड़े उस वक्त के जो अंपायर थे उनके साथ में अपने व्यापार आपने ओपन कर दिया और यह व्यापार फिर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। घोड़ा जिस तरह से भागता है उसी लेवल से बड़े लेवल पर यह ट्रेड जो है बढ़ने लगा और यहां से खूब बड़ी मात्रा में जो है व्यापार शुरू हुआ। और इंडिया क्योंकि उसमें सेंट्रल पोजीशन रखता था, अगर आपको चाइना जाना है तो भी इंडिया होकर जाना पड़ेगा, अगर आपको मध्य एशिया जाना है तो भी इंडिया होकर जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इधर से उधर आओ, चाइना से मध्य एशिया जाओ, मध्य एशिया से इंडिया आओ, दोनों कंडीशन में जो है आपको इंडिया से गुजरना पड़ेगा। और इसके चलते इंडिया बड़े मात्रा में इंडिया का इस ट्रेड में एक सेंट्रल रोल आ गया और उसके चलते बड़ी मात्रा में प्रोस्पेरिटी वगैरह आई, जिसके चलते फिर बहुत बड़े लेवल पर जो है आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुए। अब ये जो ट्रेड आपका शुरू हुआ इन तीनों अंपायर्स के साथ में, तो यहां से चाइना से लेके मेडिटेरेनियन सी तक का पूरा एक इलाका जो है, इसमें पूरी की पूरी लिंक बन गई, इसमें ट्रेड रूट्स डेवलप हो गए, अलग अलग जगहों पे आपके टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट किए जाने लगे और काफ़ी बड़े लेवल पर आपका कह सकते हैं लैंड के थ्रू जो ट्रेड होता है, इनलैंड ट्रेड जो होता है वो आपका शुरू हो गया। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें होने लगी। एक चीज, दूसरा ये कि इसी टाइम पीरियड में आपका 16वीं-17वीं शताब्दी तक जो है आपका यूरोप से इंडिया तक के डायरेक्टली सी रूट्स वगैरह ढूंढ लिए गए थे और इसके अलावा और भी जो नई नई जगह थी उनकी डिस्कवरी वगैरह हो रही थी। तो ये जो न्यू लैंड्स वगैरह की डिस्कवरी हो रही थी और जो इन न्यू लैंड्स को ढूंढने के चक्कर में जो इंडिया या फिर इंडिया को ढूंढने के चक्कर में जो नए न्यू लैंड्स वगैरह की डिस्कवरी हो गई, वहां तक के समुद्री रास्ते खोज लिए गए और अल्टीमेटली हिंदुस्तान तक का भी डायरेक्ट आपको जो एक सी रूट वगैरह ढूंढ लिया गया। इसके चलते एशिया का जो ट्रेड है यूरोप के साथ में जो चल रहा था उसको और ज्यादा इंपिटस मिला। एशिया का वो ट्रेड जिसको ऑटोमन्स ब्लॉक कर देते थे रेड सी के थ्रू या मेडिटेरेनियन सी के थ्रू होने नहीं दे रहे थे या उस पर बहुत बड़ी मात्रा में आपका कर लगाते थे या टैक्स लगाते थे, अब वो सबसे बचकर डायरेक्ट जो है यूरोप से एशिया या फिर आपका एशिया से यूरोप या स्पेसिफिकली यूरोप टू इंडिया, इंडिया टू यूरोप का जो है ट्रेड वगैरह होना शुरू हो गया। नतीजा ये निकला कि बड़ी मात्रा में सिल्वर जो है हिंदुस्तान में एंटर होने लगा इन रिटर्न ऑफ द गुड्स जो इंडिया से लोग लेकर जाते थे। देखिए हिंदुस्तान की एक अच्छी बात यह रही है कि इंडिया में जितनी भी आपकी जरूरत की चीजें हैं उसका मैक्सिमम जो है मैक्सिमम इंडिया ने अपना खुद का जो है प्रोड्यूस किया है।
हमारे जो गांव थे वो जनरली अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, तो हिंदुस्तान को जो भी चीज़ें चाहिए पड़ती थी वो अपने अंदर बना लेता था और अपने अंदर कंज्यूम कर लेता था। एक आध दो चीज़ें जो बाहर से आती थी तो आती थी, बाकी कुछ ज़्यादा सामान अपन मंगवाया नहीं करते थे। बाकी जो आपके बड़े बड़े उस वक्त के जो अंबानी और बिरला जैसे बड़े बड़े जो आपके हाई प्रोफाइल लोग हुआ करते थे, वो अपने जो एक लेविश लाइफस्टाइल है उसको जीने के लिए कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवाया करते थे, मगर वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती थी। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है अपनी जरूरत की चीजें अपने ही बना के कंज्यूम कर लेती थी। तो हम लोग मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट नहीं करते थे, हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे। बहुत कम मात्रा में हमारा इंपोर्ट था और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट था। तो इसके चलते होता ये, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा जो होता था, जो भी आप सामान खरीदते हो, जो भी आप जो भी चीज ले रहे हो या दे रहे हो, जनरली उस वक्त कोई इंटरनेशनल करेंसी तो होती नहीं थी। आप जो कीमती धातु होती हैं, सोना हो गया, चांदी हो गई, इसी के बदले में जो आप इनको एक्सचेंज किया करते थे। तो अब जनरली चांदी जो है उसका इस्तेमाल यूरोपियंस के द्वारा खूब होता था, और यूरोपियंस जो है बड़ी मात्रा में मसाले वगैरह खरीद कर लेकर जाया करते थे। तो ये जो मसाले खरीद कर लेकर जाते थे और हम ज्यादा कुछ सामान उनसे खरीदते नहीं थे, तो हमारी तरफ से प्रेशियस मेटल उनके यहाँ ज्यादा नहीं जाता था, मगर हमारे यहाँ से भर भर के वो मसाले लेकर जा रहे हैं और बदले में प्रेशियस मेटल दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में जो है यूरोपियन इलाकों से या फिर यूरोपियन कॉलोनीज वगैरह से जो है सिल्वर बड़ी मात्रा में आने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में जो है ट्रांजैक्शन वगैरह होने लगे। एक इटालियन ट्रैवलर है जिसका नाम था जोवेनी, एक इटालियन ट्रैवलर हुआ है जिसका नाम था जोवेनी कैरारी। ये इंडिया से 1690 के आसपास में पास किया है, कुछ वक्त हिंदुस्तान रुका था, उसके बाद फिर आगे बढ़ गया। उसने ये लिखा है कि किस तरीके से दुनिया भर की जो चांदी है, दुनिया भर का जो सिल्वर है वो हिंदुस्तान जरूर आता है, या फिर अगर कहीं पर भी सिल्वर खोजा गया है तो बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इसका इस्तेमाल ट्रांजैक्शन में हुआ तो ये इंडिया जरूर पहुंचेगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन से अपने को यह समझ में आता है कि किस तरीके से उस वक्त में बड़ी मात्रा में जो भी आपका कैश और गुड्स वगैरह है इंडिया में किस तरीके से एक्सचेंज हुआ करते थे 17वीं सेंचुरी में। कैश के तौर पर आपका सिल्वर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था, सोने का भी यूज होता था, बट सोना उतना नहीं इस्तेमाल होता था। आपका सिल्वर जो है बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता था और किस तरह से उसके बदले में हमारा गुड्स यहां से बहुत ज्यादा मात्रा में जाता था। अब इससे हुआ यह कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में चांदी के ढेर लग गए, और अदरवाइज अगर आप देखोगे तो इंडिया में इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की अपनी कोई खाने नहीं है। इंडिया में सिल्वर की माइंस उतनी नहीं देखने को मिलती, मगर इतनी इनॉर्मस मात्रा में यहां पे चांदी का ढेर लग गया व्यापार के चलते कि उससे हमारी प्रॉस्पेरिटी भी जो है बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ी। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में हिंदुस्तान में सफिशिएंट मात्रा में सिल्वर के रिजर्व्स वगैरह इकट्ठे हो गए, और इसी के चलते मुगलों ने सिल्वर का जो सिक्का है जिसको रुपया बोला जाता था, रुपया RUPIAH रुपया बोला जाता था, उसको जो है लॉन्च कर दिया। और मुगलों के टाइम पीरियड में फिर सिल्वर के या चांदी के सिक्के जो है खूब चले थे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हिंदुस्तान में आपकी चांदी की खाने नहीं हुआ करती थी। वजह ये ट्रेड में भर भर कर सिल्वर जो है बड़ी मात्रा में आ रहा था और हिंदुस्तान में सिल्वर के या चांदी के ढेर लग गए थे। इसके अलावा विलेजेस की अगर बात की जाए तो विलेजेस में जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ करता था वो इस तरीके से होता था कि आपके जो विलेजर्स थे उन्होंने अपने जो आसपास के अर्बन मार्केट्स वगैरह हैं उनके साथ में अपने जो लिंक्स वगैरह बना लिए थे, अपना सामान लेकर जाते थे, वहां बेचते थे। तो यहां पे भी बड़ी मात्रा में जो है आपका मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस वगैरह होने लगे थे। तो विलेजेस वगैरह जो थे वो भी आपके मॉनेटरी मार्केट के एक बड़े हिस्से बन गए, क्योंकि ये लोग अपने लोकल मार्केट में अपना सामान बेचते थे, फिर ये लोकल मार्केट आपका पोर्ट सिटीज में पहुंचता था और वहां से फिर ये सामान यूरोपियन और बाकी लोग खरीदते थे और लेकर जाते थे। तो विलेजेस वगैरह भी कुल मिलाकर एक बड़ा जो है आपका कुल मिलाकर एक हिस्सा बन गया था आपके पूरे के पूरे ये जो ट्रेड वगैरह हो रहा था और जो सिल्वर वगैरह का फ्लो हो रहा था इसमें। इट वाज ड्यू टू द मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बिकेम इजियर टू पे डेली वेजेस टू द लेबरर्स इन कैश एंड नॉट इन काइंड। ये भी एक चीज हुई थी कि अब ये आपका जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होना शुरू हुए, इसके चलते अब आपके जो लेबरर्स वगैरह काम करते थे उनको जो भी उनकी मजदूरी दी जाती थी या जो भी उनके लेबर के बदले में आपको पेमेंट करना था वो कैश में किया जाने लगा, ना कि काइंड में। काइंड में पहले ये होता था कि कुछ अनाज दे दिया, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, कुछ कपड़े दे दिए। अब ये नहीं हो रहा है, बदले आपने कैश दे दिया और कैश में जो है आप ट्रांजैक्शन वगैरह करने लगे। इसके चलते अब हुआ ये कि बड़े लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर सिक्कों का जो है मिंटिंग की गई और सिक्कों का बड़े लेवल पर जो है सर्कुलेशन वगैरह करवाया गया। इससे मुगल स्टेट को और ज्यादा टैक्स और रेवेन्यू लगाने का मौका मिला कैश में, और यहां से फिर इनकी जो प्रॉस्पेरिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। और जो उस टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर जो लिटरली दुनिया का शायद सबसे रिचेस्ट एम्पायर होता था, इस तरीके से एक रिचेस्ट एम्पायर बनकर तैयार हुआ है। तो ये सब जो है
आप ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो इस पीरियड में हुआ है उसके सिग्निफिकेंस वगैरह हैं। अब इसमें जो पॉइंट्स अपने को हाईलाइट करने हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मिंग चाइना, सफाविद ईरान और ऑटोमन टर्की, आप एक तो इसको हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद में ये वाला पॉइंट डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स, ये पूरा हाईलाइट कर दीजिए। और एक आपका ये वाला आउटडोर ट्रेड फ्रॉम चाइना टू मेडिटेरेनियन, ये आप हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद में जोविनो करारी एन इटालियन ट्रैवलर, इसको हाईलाइट कर दीजिए। एंड ये वाला जो पॉइंट है पूरा का पूरा कि आप 16 टू 18 सेंचुरी सफिशिएंट आपके पास में सिल्वर रिजर्व्स आ गए, और ये सब चीजें जो है इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज, ये इसमें जो है इतना कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट जो है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, और इस तरीके से एक आपका अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बढ़िया मार्क्स वगैरह जो है आप स्कोर कर सकते हैं। एक अच्छा आंसर जो है इस तरीके से आप यहां से लिखकर तैयार कर सकते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें पूछा गया है एग्जामिन द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल फिस्कल सिस्टम। अब अपने को एविडेंस के साथ जो एविडेंस वगैरह दिया गया है, जो एविडेंस अपन ने पढ़ा था, उसको एग्जामिन करके अपने को अपना एक राय या फिर अपना जवाब लिखना है, जिसमें अपन ये बताएंगे कि जो लैंड रेवेन्यू है, जमीन से मिलने वाला जो भी रेवेन्यू है, वो मुगल फिस्कल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ये चीज अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलें देखते हैं इसको। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरीके से देंगे, द फॉलोइंग एविडेंस सजेस्ट दैट लैंड रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल फिस्कल सिस्टम। तो पहले तो ये लिख दिया कि ये सारे एविडेंसेस और जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं, इससे पता चलता है कि जो जमीन से आपको आय होती थी या जमीन से जो आपको टैक्स मिलता था, वो मुगल फिस्कल सिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स हुआ करता था। अब जो अपने पॉइंट्स वगैरह वो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहला, एज द लैंड रेवेन्यू वाज द इकोनॉमिक मेनस्टे ऑफ द मुगल एम्पायर, देयर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus टू इंश्योर कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड टू फिक्स एंड कलेक्ट रेवेन्यू इन द एम्पायर। मतलब ये कि मुगल एम्पायर को जितने भी सोर्स थे या जितने भी स्रोत थे जहां से कमाई वगैरह होती थी, जहां से इनकम होती थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका स्रोत हुआ करता था वो था लैंड रेवेन्यू। यानी कि जमीन से आपको जो भी रेवेन्यू मिलने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं इकोनॉमिक बैकबोन हुआ करती थी मुगल एम्पायर की। ठीक है जी। अब इसलिए क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा जो है अटेंशन भी देना है। इसी के चलते हुआ ये कि आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक पूरा का पूरा apparatus जो है सेटअप किया गया, जिसकी यानी कि पूरा का पूरा एक प्रशासनिक मशीनरी, एक अलग डिपार्टमेंट या एक ऑफिस बनाया गया, जिनके जिम्मे यही काम दिया गया था कि उनको इंश्योर करना है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हो रहा है इसके ऊपर आपका जो मुगल एम्पायर है या मुगल एम्पायर या फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल बना रहे। और इन्हीं लोगों के हाथों ये जिम्मेदारी थी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंट्रोल करो, और आपने जो है डिटरमाइन करना है, डिसाइड करना है, फिक्स करना है, और अल्टीमेटली लैंड रेवेन्यू आपने कलेक्ट करना है। बकायदा इसके लिए एक ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था दीवान, और ये रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था कि पूरा का पूरा जो फिस्कल सिस्टम है, जिसमें लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करना है, फिक्स करना है, डिटरमाइन करना है, कलेक्ट करना है, ये अच्छे से हो रहा है, इसमें किसी तरीके का करप्शन ना हो, एफिशिएंटली ये सारा काम हो, इसके लिए बकायदा एक अफसर को आपने अपॉइंट किया था जिसका नाम हुआ करता था दीवान। द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चरल लैंड एंड देयर प्रोडक्शन वाज कलेक्टेड बिफोर फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्सेस ऑन द पीपल। अब कौन से आदमी पे कितनी जमीन है और उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये डिसाइड करने के पहले आप उसके एग्रीकल्चरल लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे कि जमीन है तो कितनी है, किस तरीके की जमीन है, कितना जो है पैदावार होती है, किस तरीके के अनाज वगैरह जो है आदमी लगाता है। उसके बाद में आपका कितना प्रोडक्शन साल के साल होता है वो आप पता करते थे। ये सारी बातें पता करने के बाद में अल्टीमेटली कितना टैक्स हर एक आदमी को देना है वो फिक्स किया जाता था, और उतना टैक्स की फिर उससे उम्मीद की जाती थी कि वो आदमी उतना टैक्स जो है कलेक्ट करेगा, उतना टैक्स जो है पे करेगा। अभी जो पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, इसको दो स्टेजेस में किया जाता था। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में आपने पूरा का पूरा लैंड रेवेन्यू का अरेंजमेंट किया था। पहला है असेसमेंट, दूसरा है कलेक्शन। यानी कि पहले आप असेस करते थे, आप एस्टिमेट लगाते थे कि एक जमीन से आपको कितना रेवेन्यू मिल सकता है, और लास्ट सेकंड स्टेज में फिर यह किया जाता था कि आप कलेक्ट करते थे कि एक्चुअल में वहां से कलेक्शन कितना हो रहा है। अमील गुजर और रेवेन्यू कलेक्टर वाज डायरेक्टेड टू गिव चॉइस टू कल्टीवेटर टू पे इन कैश एंड काइंड। तो पहले आपने पूरा जमीन का असेसमेंट कर लिया, सर्वे वगैरह करके आपने डिसाइड कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि कितना जो है आपने वहां से रेवेन्यू मिलना है। और एक बार जब ये डिसाइड हो गया कि कितना आपको वहां से रेवेन्यू मिलना है, उसके बाद में फिर एक्चुअल में उसका कितना कलेक्शन होगा वो चीज यहां पर देखी जाती थी। एक व्यक्ति जिसको अमील गुजर या फिर बोला जाता था, जो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था, वो जाके आपका पूरा का पूरा जो है रेवेन्यू कल्टीवेटर से कलेक्ट किया करता था, और वो इन लोगों को एक चॉइस देता था कि आप चाहो तो कैश में पे कर दो या फिर आप काइंड
काइंड में पे कर दो, यानी कि अगर जेब में पैसा है तो उसमें आप डायरेक्टली पे कर दो, और अगर आप पैसे में नहीं पे करना चाहते तो अपनी उपज का एक हिस्सा जितना भी बनता हो उस कैश के इक्विवेलेंट में उतना उतना आप दे दो। मगर जनरली कैश में अगर आप पेमेंट करोगे तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, तो कैश में जो पेमेंट है वो प्रेफर किया जाता था। While making assessment of land revenue, the state officials tried to maximize its claim. ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी जमीन के ऊपर असेसमेंट हो रहा है कि कितना लैंड रेवेन्यू आपको यहां से मिलेगा, तब कोशिश ये की जाती थी कि आप अपने क्लेम्स को मैक्सिमाइज करें, जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा वगैरह जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब आईन अकबरी को जब आप पढ़ते हैं तो आइन में बकायदा जो है कंपाइलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। द आइन कंपाइल द एग्रीगेट्स ऑफ कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड्स। बकायदा इसमें आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखने को मिलता है उन सारी जमीनों का जिनको कल्टीवेट किया जा रहा था, और उन सारी जमीनों को जिनको अभी कल्टीवेट तो नहीं किया जा रहा मगर कल्टीवेट किया जा सकता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा जमीन का किया गया था, ये अकबर के अंडर में किया गया था। एंड अ डिफरेंट लैंड रेवेन्यू वाज टू बी पेड बाय ईच वाज फिक्स्ड। तो अब आपने हर एक जो जमीन है उसका आपने क्लासिफिकेशन किया है कि जमीन की क्या कैटेगरी वगैरह रहने वाली है, और अकॉर्डिंगली किस कैटेगरी पे ऊपर आपको कितना पैसा वगैरह मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें वगैरह भी जो है फिक्स की जाती थी। तो ये सारी चीजों से ये समझ में आता है, अगर कोई आदमी एक पूरा का पूरा प्रशासन एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना अगर अपना तवज्जो दे रहा है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बना रहा है, एक पूरी प्रोसेस डेवलप कर रहा है और बकायदा उसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता रहा है, तो इससे समझ में आता है कि उसके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मुगलों ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रेवेन्यू कलेक्शन और बाकी सारी चीजों के ऊपर इतना एम्फेसिस किया था, इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है इन लोगों के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत रेलेवेंट थी, बहुत जरूरी थी, तभी वो ये सारा का सारा काम कर रहे थे। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है, ये लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस इट इज क्लियर, इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड पॉइंट कि भाई मुगल्स के लिए फिस्कल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, या मुगल फिस्कल सिस्टम पूरे मुगल अंपायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एक अच्छा जवाब इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस अच्छे से जवाब में कुछ बातें और अपनी तरफ से ऐड करना है या फिर कुछ चीजें अपना हाईलाइट करनी है। सबसे पहले तो दीवान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ द फिस्कल सिस्टम ऑफ द अंपायर, इसे आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में आपका जो असेसमेंट एंड कलेक्शन है इसे हाईलाइट करना है, 2 स्टेजेस, इस लाइन को आपने हाईलाइट करना है। अमील गुजर या रेवेन्यू कलेक्टर का पॉइंट जो है उसको आपने हाईलाइट करना है। पेमेंट इन कैश वाज प्रेफर्ड, आपने इस पॉइंट को जो है हाईलाइट करना है। और आपका क्या बोलते हैं ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमाइज इट्स क्लेम्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी जो है आपने हाईलाइट करना है। इस तरीके से अगर आप एक जवाब बनाकर तैयार करेंगे तो एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार होगा, और इन पॉइंट्स को देखने के बाद में एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स वगैरह देगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कास्ट वाज अ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस इन एग्रेरियन सोसाइटी। आपका क्या मानना है कि किस हद तक जो है कास्ट एक फैक्टर हुआ करती थी जिसने उस वक्त का जो समाज था, आपकी जो एग्रेरियन सोसाइटी थी, उसके सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस किया है। अब ये चीज हमको बतानी है। थोड़ा सा सवाल को समझ लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में जो मिडिवियल टाइम पीरियड हुआ करता था, उस वक्त में हमारा जो समाज था, इनफैक्ट आज भी जो हमारा समाज है वो कृषि प्रधान समाज है, मगर उस वक्त प्रीडोमिनेंटली कृषि प्रधान समाज हुआ करता था। आपकी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन की ओवरवेलमिंगली खेती किसानी में लगी हुई थी। अब समाज जो है आपका ग्रामीण परिवेश जो खेती किसानी में लगा हुआ है, उस सोसाइटी का भी अपना एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। सवाल ये पूछा गया है कि कास्ट जो है उस सोसाइटी को उस सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स थे सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, उनको कितना असर करती थी या कितना इन्फ्लुएंस करती थी। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसका जवाब हम लोग देना शुरू करेंगे। इसका जवाब आप इस तरीके से दीजिए, या फिर पहली जो लाइन लिखेंगे वो है कल्टिवेटर्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस, या फिर कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस। मतलब ये कि जो कल्टीवेशन वगैरह करने वाले आपके कल्टीवेटर्स हैं ये कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड थे, ये जाति व्यवस्था को मानते थे, पहली चीज। इसके बाद कास्ट जैसे और भी जो दूसरे डिस्टिंक्शंस हुआ करते थे उनको भी मानते थे, या कास्ट के ऊपर जो बेस्ड डिस्टिंक्शंस हुआ करते थे उनको भी जो है ये माना करते थे। दोनों शब्द एकदम सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, मगर इसमें थोड़ा सा फर्क है, इस बात को समझना जरूरी है। कल्टीवेटर्स वगैरह जो थे दो तरीके से डिवाइड किए गए थे। एक तो वो जाति प्रथा को मानते थे, जातियों के बेसिस पे जो है कल्टीवेटर्स डिवाइडेड थे। दूसरा ये, अब वो जो कास्ट में हो आप, और उस कास्ट में होने के चलते अगर कोई डिस्टिंक्शन या फिर कोई प्रिविलेजेस या फिर किसी तरीके का अगर हैंडीकैप आपके ऊपर लगा हुआ है तो वो कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस भी आपके ऊपर लगे हुए हैं। इसके अलावा एक जाति वगैरह के ऊपर नहीं, मगर स्पेसिफिकली कुछ जातियों के ऊपर एक खास तरीके का डिस्टिंक्शन लगा हुआ है कि एक पर्टिकुलर तरीके की जातियों के साथ में ये किया जाएगा,
जाएगा या ये नहीं किया जाएगा। इस तरीके के जो कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस थे ये भी कहीं ना कहीं आपको अपना रोल अदा करते हुए दिखते हैं। जैसे कि पीजेंट्स की बात कर ली जाए तो अमॉन्ग द पीजेंट्स वेर मैनी हु वर्कड एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मजूर्स और वर्कड एज मैनेकल्स। तो अब अगर अपन खेती किसानी करने वाले किसानों की बात कर लें तो किसानों में कई सारे ऐसे किसान ऐसे थे जिनको खेती किसानी तो आती थी मगर जिनके पास में अपनी खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके के जो किसान थे वो मजदूरी कर कर अपना पेट पाला करते थे या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स के तौर पर काम करते थे। आते थे, अपना जो भी खेती वगैरह करनी है करी या फिर खेती में जो भी अपना लेबर या श्रम देना है दिया, उसके बाद में डे टू डे बेसिस पर अगर पेमेंट मिल जाता है तो वो ठीक है, नहीं तो जो भी टाइम टू टाइम आपको जो भी पैसा या फिर जो भी आपका अनाज या चीजें मिलनी वो मिल जाएंगी और इस तरीके से आपका जो है घर चलेगा। तो मैक्सिमम बहुत से लोग जो है इस तरीके से जो है आपका एग्रीकल्चरल लेबरर्स बनकर काम किया करते थे या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि मैनाकल्स के तौर पर काम किया करते थे। अब मैक्सिमम लोग जो हैं इनमें से ये सो कॉल्ड आपका जो निम्न जातियां थी उनको बिलोंग करते थे। इसलिए जब खेती किसानी करवानी है तब तो खैर आके मजदूरों की तरह काम करते थे खेती किसानी करने के लिए, मगर उसके बाद ये गांव में रहते नहीं थे, इनको फिर गांव में अलाउ नहीं किया गया था रहना, ये गांव के बाहर रहा करते थे। इसके अलावा इनको और अब खेती किसानी में मजदूर के तौर पर काम करने के अलावा मिनियल टास्क दिए जाते थे, यानी कि छोटे मोटे जो काम हैं जो जनरली दूसरे लोग नहीं करते थे वो काम दिए जाते थे। और इसके अलावा इनके पास में ज्यादा ना धन होता था, ना कोई जमीन है, ना कोई और चीज है, रिसोर्सेज वगैरह की बहुत कमी रहती थी। नतीजा ये हुआ कि ये जो कम्युनिटी है या फिर ये जो पूरा का पूरा तबका है, डजंट मैटर ये इसमें से इन निम्न जातियों में भी कौन और ज्यादा निम्न है या फिर इनमें जो भी आपका कास्ट डिफरेंस चल रहा है, ये सबके सब जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थे। इन सबकी जो स्थितियां हैं बहुत ज्यादा खराब थी। ये आप कह सकते हैं परपेचुअल गरीबी में रह रहे थे जिसका ठीक होने का कोई संभावना, कोई परिस्थिति कहीं से नजर नहीं आती थी। एनसीईआरटी में जो नॉलेज हमको मिलता है उसके बेसिस पर ये बात हमको समझ में आती है। आगे, कास्ट डिस्टिंक्शंस हैज आल्सो बिगन टू परमिएट अदर कम्युनिटीज एज वेल। इन मुस्लिम कम्युनिटीज मीनियल्स वेल लाइक हलाल खोरोन ब्रैकेट में स्कैवेंजर, अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्टेड बिटवीन कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि जो ये कास्ट के डिफरेंसेस थे ये आपका हिंदू कम्युनिटी में तो खैर थे ही थे, मगर इसके अलावा जो दूसरे रिलीजन्स वगैरह यहाँ पर आए हैं और उनके भी फिर यहाँ पे फॉलोइंग वगैरह बनी, जो लोग उन रिलीजन्स में कन्वर्ट हुए उन्होंने भी पूरी तरीके से जो कास्ट की अपनी आइडेंटिटी है उसको छोड़ा नहीं। जैसे अगर इस्लाम की या मुस्लिम कम्युनिटी की बात की जाए, वो लोग जो हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट हुए या मुसलमान बने, उनमें भी जो मैक्सिमम लोग थे, बहुत से लोगों ने अपनी जो कास्ट से रिलेटेड अपनी पुरानी आइडेंटिटीज थी उनको नहीं छोड़ा। एंड ये कास्ट डिस्टिंक्शन कहीं ना कहीं दूसरे जो रिलीजन्स थे, चाहे आपके क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम या इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब हो, या फिर आपका अगर सिखिज्म की बात कर ली जाए उसमें भी कुछ हद तक जो है आपको कास्ट वगैरह की डिस्टिंक्शन समझ में आते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी आपकी मीनियल जॉब्स करने वाले लोग थे, भले ही वो मुसलमान थे, मगर उनके लिए स्पेसिफिक एक टर्म इस्तेमाल किया जाता था हलाल खोरोन, यानी कि स्कैवेंजर्स, जो आपके स्कैवेंजिंग का काम वगैरह करते हैं। अब इनको भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो है लोअर कास्ट माना जाने लगा, जबकि उसमें कास्ट वगैरह की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ये अब कहां से आ गया? बेसिकली ये वो कन्वर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी कोई दूसरी कास्ट वगैरह के रहे होंगे और वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, मे भी शायद कास्ट के ऑपरेशन से बचने के लिए। मगर जो दूसरे कन्वर्ट्स थे, जो दूसरी कास्टों से कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने उस कास्ट डिस्टिंक्शन को कभी जाने नहीं दिया। तो वो जो कास्ट डिस्टिंक्शन एक रिलीजन दूसरे में चल रहा था, एक नया रिलीजन अपना लेने के बाद में भी वो कास्ट डिस्टिंक्शन गया नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि कास्ट डिस्टिंक्शन दूसरी कम्युनिटीज़ वगैरह में भी दिखने लगा। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है कि कास्ट का और आपकी गरीबी का एक बड़ा क्लियर कट रिलेशनशिप समझ में आता है। जो लोअर कम्युनिटीज़ थी या जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वगैरह थी, जनरली आपको देखने को मिलता है, एक्सेप्शंस अगर इधर उधर हो तो हुआ करें एक दो इक्का दुक्का, मगर जनरली देखने को मिलता है कि ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ वगैरह गरीबी में रहती थी, बहुत बुरी जिंदगी काटती थी, इनके पास में रिसोर्स या फिर इस तरीके की चीजें, वसाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे और एक बुरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। तो ये लाइन खास तौर पे हाईलाइट भी करनी है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है आपको कास्ट और पॉवर्टी के बीच में और सोशल स्टेटस के बीच में देखने के लिए मिलता है। जितनी आपकी सो कॉल्ड कास्ट को नीचा माना गया है उतना कम जो है आपका सोशल स्टेटस माना गया है। जितना कम सोशल स्टेटस है उतनी कम अपॉर्चुनिटी, खाने कमाने के उतने कम मौके, और इसका नतीजा क्या? परपेचुअल गरीबी, कभी ना खत्म होने वाली, पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसमिट होने वाली गरीबी है, वो उस तरीके की माहौल या उस तरीके की परिस्थितियां आपको देखने को मिली हैं। अब यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी समझ में आती है कि आपका ऐसा भी नहीं था कि अगर कोई आदमी हायर कास्ट का है तो वो एक स्पेसिफिक तरीके के काम करेगा, दूसरे तरीके के काम नहीं करेगा। अब आपको एक और चीज समझ में आती है कि यहां पर सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन में लोअर कास्ट के साथ जो चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं आपकी सो कॉल्ड जो हायर कास्ट वगैरह हैं उनमें भी आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज देखने को मिलता है। पहले वो काम जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते थे, अब वो कास्ट या कम्युनिटीज भी अब उस तरीके के काम करना शुरू कर चुकी थी। एग्जाम्पल के लिए
कि 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में जो राजपूत थे उन्होंने अपने आप को किसान के तौर पर डिस्क्राइब करना शुरू किया और जाटों के इक्वल जो है उनको इक्वेट किया जाता था। उस वक्त में जो जाट हुआ करते थे वो भी आपका खेती किसानी और गौ पालन वगैरह में लगे हुए थे। मारवाड़ राजपूत एक जो कास्ट होती है, जो बेसिकली वेरियर कम्युनिटीज हुआ करते थे, जिनका काम जो था आपका सोल्जरिंग वगैरह हुआ करता था, उन्होंने भी जो है बड़े लेवल पर खेती किसानी वगैरह करना शुरू कर दी और वो भी अब अपने आप को पीजेंट्स के तौर पर जो है आइडेंटिफाई करने लगे। और यहाँ से कहीं ना कहीं जो जाट कम्युनिटी है, जो अगर आप देखेंगे सोशल स्टेटस तो उसमें राजपूतों से नीचे आते हैं, कहीं ना कहीं वो दोनों अब वर्क या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेट हो गए। तो यहाँ पे मगर कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि कास्ट हायरार्की जो है बेसिकली डिपेंड इस बात पे करती है कि सामने वाले के पास में करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है, वर्क अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उसके बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि कास्ट स्टेटस बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। यहाँ पर अब राजपूतों का बेसिक जो काम था वो था आपका जो क्षत्रिय धर्म निभाना, जो आपका शस्त्र वगैरह की शिक्षा आपको दी जाएगी और आप वेरियर्स बनेंगे। मगर जब यहाँ पर दिखने लगा कि इस पर्टिकुलर चीज में अब ज्यादा स्कोप नहीं रह गया है, जब ये प्रोफेशन के तौर पर आपका या फिर एक लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रह गया, तो उस कम्युनिटी के लोगों ने भी जो है खेती किसानी करना शुरू कर दी, पीजेंट्स के तौर पर अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करने लगे। तो कुल मिलाकर कास्ट वगैरह में जो स्टेटस दिया गया था उससे अलग हटकर भी जो है काम वगैरह करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस सारी चीज़ों से अपने को ये समझ में आता है कि कई बार इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो आपके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट आप किस में बिलोंग करते हैं, आपके सोशल और आपके सोशल फैक्टर, आपकी सोशल कंडीशन या फिर सोशल पोजिशनिंग जो है उसको डिटरमाइन कर रही थी। इसी तरीके से और भी कई सारी कास्ट हुआ करती थी, अहीर हो गए, गुज्जर्स हो गए, माली हो गए। इनकी जो परिस्थितियां थी, जब इनको ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न रीजन्स में जैसे जैसे काम वगैरह बढ़ने लगा, खेती किसानी बढ़ने लगी, और बंगाल प्रोविंस की अगर बात करें काफ़ी हद तक जब ये समृद्धि की तरफ जाने लगी, तब इन लोगों के पास में काम वगैरह बढ़ा, इनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी, तो उसकी के साथ में अहीर हो गए, गुज्जर हो गए, माली हो गए। ये लोग ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह की बात करें, बिहार, झारखंड, बंगाल का इलाका, वहाँ पर इनका जो स्टेटस है वो एलिवेट होने लगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट माने गए थे, मगर समाज में इनका जो है सम्मान वगैरह बढ़ने लगा। इसी तरीके से जो पशुपालन में लगे हुए लोग थे, जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, या जो फिशिंग वगैरह में लगे हुए लोग थे, मत्स्य पालन में लगे हुए लोग थे, जैसे कि सदगोप हो गए या फिर कईवताज करके एक जो कम्युनिटी हो गई, इनका भी जो स्टेटस वगैरह है वो बढ़ने लगा और इनको अब किसानों का जो है स्टेटस है वो दे दिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है, आपकी कास्ट कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करती है कि भाई आप खा कमा कितना रहे हो। आपकी कास्ट नहीं कहना चाहिए, आपका जो सोशल स्टेटस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना खा कमा रहे हो, और जो आपका सोशल स्टेटस है कहीं ना कहीं उसके बेसिस पर रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी क्या कास्ट है, कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल स्टैंडिंग बन जाएगी, और वो सोशल स्टैंडिंग कालांतर में जो है वो कास्ट में ट्रांसफॉर्म होगी। तो उसके चलते आपकी अगर कास्ट लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, तो फिर वो एलिवेट होने लगेगी। ये सारी चीजें जो है अपने को यहाँ से होती हुई समझ में आती हैं। तो इस तरीके से सवाल का जो जवाब है वो बनकर तैयार होगा। अब इस सवाल को हम लोगों ने लिखकर तो खत्म कर दिया कि आपका सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स एग्रेरियन सोसाइटी में किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते थे, वो सारी, या फिर कास्ट किस तरह से रोल अदा करती थी, वो सब तो हमने देख लिया। अब इसमें क्या क्या चीजें अपने को हाईलाइट करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है जो अपने को हाईलाइट करनी है वो है ये वाली लाइन कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो आपको देखने को मिलता है कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस में। पहली चीज एक तो ये लाइन आपने हाईलाइट करनी है। दूसरा ये वाली जो लाइन है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि कास्ट डिस्टिंक्शन जो है वो आपका दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी या फिर जो दूसरे रिलीजन यहाँ पर आए और उन रिलीजन्स में जब फिर लोग कन्वर्ट हुए तो उसमें भी परमिएट कर गई। और तीसरी चीज़ ये कि आपका जो स्टेटस है वो आप लास्ट में आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर आपकी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस जो है वो आपका बढ़ा है, जो कालांतर में आपके कास्ट स्टेटस को एलिवेट करने में हेल्प किया है। इसी तरीके से अगर आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर घटी है तो आपका सोशल स्टेटस जो है वो घट गया है, और इसी के चलते कालांतर में आपका कास्ट स्टेटस जो है वो भी घट गया है। भले ही आप कास्ट के जो पूरा का पूरा वो जो हायरार्की बनी है उसमें आप हाई रैंकिंग पर आते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमसे पूछा गया है हाउ वेयर द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्रांसफॉर्म्ड इन 16th एंड 17th सेंचुरी। अब 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, यानी कि जंगल में रहने वाले जो लोग थे,
जिसको कई बार हम लोग सामान्य भाषा में वनवासी बोल देते हैं या फिर आदिवासी बोल देते हैं, उनकी ज़िंदगी 16वीं और 17वीं शताब्दी में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई थी, अब हमको ये बताना है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। उसके बाद में फिर जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट, ह्यूज एरियाज वेर कवर्ड विद फॉरेस्ट इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 16th एंड 17th सेंचुरी। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर कॉल्ड जंगली। द टर्म जंगली वॉज यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज whose occupation included activities such as hunting, gathering of forest produce and shifting cultivation। मतलब ये कि आपका 16वीं 17वीं शताब्दी की बात की जाए तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका जो है उस पर आपको जंगल देखने के लिए मिलते हैं इंडिया के वेरियस पार्ट्स में, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, हर जगह आपको बड़ी मात्रा में जो है जंगल देखने को मिलते हैं। अब इन जंगलों में जो लोग रहा करते थे, इनको कई बार फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हुआ करते थे, इनको जंगली के नाम से जाना जाता था। मैंने जब चैप्टर समझाया था तब भी बताया था कि आज की भाषा में जिस तरीके से या जिस सेंस में हम लोग जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त में जंगली शब्द का इस्तेमाल उस तरह से नहीं होता था। जैसे आज किसी को अगर आपको असभ्य बताना हो या फिर किसी की कोई अगर इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा हो कि आप उसे सिविलाइज नहीं बोल सकते, तो उसके लिए आप जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हो। एक तरीके से कह सकते हैं कि डेरोगेटरी सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, मगर उस टाइम पीरियड में जंगली शब्द का इस्तेमाल डेरोगेटरी वे में नहीं हुआ करता था। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। जंगली शब्द का इस्तेमाल उस वक्त उन लोगों के लिए हुआ करता था जो जंगल में रहते थे और जिनका जो चीफ ऑक्यूपेशन था वो ये था कि जंगलों में रहते हुए वो शिकार कर रहे हैं, जंगलों में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनकी गैदरिंग वगैरह करते हैं और उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो है उनका गुजारा होता है, या फिर अगर वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने अपने जो पुराने रहन सहन के तरीके थे, खेती किसानी जिन्होंने करना शुरू नहीं की थी, जो पूरी तरीके से अभी भी जंगलों के ऊपर आश्रित थे अपने सस्टेनेंस वगैरह के लिए, वो लोग जो हैं जंगली कहलाया करते थे और ये कोई नेगेटिव कोनोटेशन में इस्तेमाल होने वाला शब्द नहीं था। तो ये जो है आपकी परिस्थितियां हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है फॉरेस्ट का वो कवर्ड है जंगलों से, और जंगलों में रहने वाले लोग जो इस तरीके के ऑक्यूपेशंस में लगे हुए हैं उनको बोला जा रहा है जंगली। ठीक है जी। अब ये एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी परफॉर्म की जाती थी, these activities were performed according to a specific reason in various regions. Consider the example of bheels who fished in summer and collected forest produce in spring. Such activities enabled the forest tribe to be mobile, which was characteristic feature of their life. तो ये जो जंगली लोग हुआ करते थे या जंगल में रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो ये अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हंटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक स्पेसिफिक कारण से परफॉर्म करते थे, साल के एक स्पेसिफिक हिस्से में परफॉर्म करते थे और एक स्पेसिफिक मैनर में एक सर्टेन तरीके से जो है इसको परफॉर्म किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए भीलों की बात कर ली जाए तो जो भील कम्युनिटी हुआ करती थी, गर्मियों के मौसम में ये लोग जनरली फिशिंग करते थे और इसके अलावा जब स्प्रिंग का मौसम आता था तब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि जंगल में जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं उनको प्रोड्यूस किया करते थे। अब जिस जगह पर फिशिंग हो रही है ज़रूरी नहीं है उसी जगह पर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी उतनी मात्रा में मिल जाए। तो जहाँ पर अब फिशिंग हो रही है गर्मियों के मौसम में वहाँ चले गए और स्प्रिंग के मौसम में इनको पता है कि जंगल के इतने इस दूसरे इलाके में अपने को जाना है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा, तो दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। अब ऐसा भी नहीं है कि एक या दो आदमी शिफ्ट होते थे, पूरा का पूरा कबीला जो है एक से दूसरी जगह इस तरह से मूव किया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से ये जो आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, कभी आप हंटिंग कर रहे हैं, कभी गैदरिंग कर रहे हैं, कभी फिशिंग कर रहे हैं, कभी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये सब की सब एक्टिविटीज़ साथ में नहीं होती थी, अलग अलग टाइम पीरियड में आपको ये एक्टिविटीज़ होती हुई समझ में आती हैं। नतीजा ये हुआ कि इन सब चीज़ों के चलते ये ट्राइब लगातार मूव करती रहती थी। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनके चलते जो फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं ये लगातार मोबाइल रहती थी, ये लगातार मूव करती रहती थी, और क्योंकि ये एक जगह पर रहती नहीं थी, एक से दूसरी जगह मूव करती थी, कभी भी एक जगह पे शिफ्ट नहीं होती थी, तो ये जो आपकी हंटिंग गैदरिंग की लाइफस्टाइल है उसको कंटिन्यू कर पा रही थी, उसको सस्टेन कर पा रही थी। ये जो है इनकी जिंदगी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गई थी और इसी के चलते ये खेती किसानी ना कर आपका कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर इस तरीके से अपने वही पुराने तरीके की जिंदगी जिसमें ये पूरी तरह से जंगलों के ऊपर आश्रित हैं उसमें रहा करते थे। एज द स्टेट रिक्वायर्ड एलिफेंट्स फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ माइटी आर्मी, द पेशकश लेवाइड ऑन द फॉरेस्ट पीपल, द पेशकश लेवाइड ऑन द
फॉरेस्ट पीपल टू सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स। अब यहाँ पर फॉरेस्ट वाले ये इस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मगर जो स्टेट है उसको हाथियों की बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती थी अपनी फौज वगैरह में लाने के लिए, क्योंकि हाथी उस वक्त, जंगी हाथी जो है उस वक्त एक मजबूत आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हुआ करता था। तो ये हाथी वगैरह आपको जंगल में मिलते थे, और आदिवासी जो लोग होते हैं जिनको उस वक्त जंगली नाम से बुलाया जा रहा है, इन लोगों के या फिर ये जो वनवासी लोग हैं इनके पास में ये काबिलियत होती थी कि वो इन हाथियों को आसानी से पकड़ लेते थे या फिर इनको कब्जे में ले लेते थे। तो इन हाथियों को पकड़ के आपका स्टेट को सप्लाई करने के लिए स्टेट ने आपका जो ये जंगली कम्युनिटी थी या फिर जो वनवासी लोग थे इनके साथ में अपना राब्ता कर रखा था, इनके साथ में अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था। तो वो लोग करते ये थे कि इनको कुछ पैसा देकर जाते थे, बोलते थे कि हाथी पकड़ो और उसके बाद में जो है ये मतलब एक तरीके से एडवांस है, और जब हाथी पकड़ लोगे और उसके बाद हमको सप्लाई करोगे तब बाकी पैसा देंगे, एक हाथी के ऊपर इतना, जितने भी पकड़ लोगे उनके ऊपर इतना। इस तरीके से पेशकश वगैरह भी जो है इनको दी जाती थी। द लाइफ्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लेड टू द स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक हनी, बी वैक्स, beeswax, gum and lac were in huge demand. Gum and lac became major item of overseas export in the 17th century and earned valuable foreign exchange. Elephants were also captured and sold. तो अब यहाँ पर ये तो एक तो चीज ये हो गई कि आपके हाथी वगैरह पकड़ने के लिए इनको बोला जा रहा है। इसके अलावा जंगल से कई ऐसी चीजें भी आपको मिलती थी जिसकी काफी ज्यादा हाई डिमांड हुआ करती थी, जैसे कि आपका सबसे जरूरी चीज हो गई शहद। शहद के साथ ही साथ आपका बी वैक्स हो गया, गम हो गया, लाख हो गया, ये सारी चीजों की हमेशा डिमांड वगैरह बनी रहती थी। तो बाहर के जो लोग थे वो इनके साथ में राब्ता करके ये भी बोलते थे कि आप ये चीजें भी इकट्ठी कर लाओ, हाथी पकड़ने के साथ साथ अब ये चीजें भी इकट्ठी कर लाओ, ये भी हमको चाहिए। और इसके चलते अब ये भी बड़ी मात्रा में जो है आपका फॉरेस्ट वाले इकट्ठा करने लगे, जो पहले अपनी जरूरत के लिए करते थे अब उससे ज्यादा इकट्ठा करने लगे, और यहां से फिर जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगा। काफी बड़े पैमाने पर जो है ये चीजें कलेक्ट कर बाहर की तरफ में बेची जाने लगी। एलिफेंट भी पकड़ के सेल किए जा रहे थे। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो आपके वनवासी लोग थे वो एक सेटल्ड जिंदगी नहीं जी रहे थे, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि बाहर वालों के साथ वो कांटेक्ट में नहीं थे या बाहर वालों के साथ में उनके कमर्शियल रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं हुए थे। अब पंजाब की बात की जाए तो इसमें कई सारी आपको ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। जैसे एक ट्राइब का जिक्र खास तौर पर आता है, इसका नाम है लोहानी। ये तो बाकायदा आपका अफगानिस्तान के साथ में ओवरलैंड ट्रेड में शामिल हो गए। यहां पर तो अभी तक जो वनवासी आपको बाकी जगहों पे देखने को मिल रहे थे वो फॉरेस्ट से सामान लाते थे, इन लोगों को दे दिया, जिन लोगों के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी पैसा या बाकी थोड़ा अनाज वगैरह लेना है ले लिया और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मगर कई आपकी ट्राइब्स ऐसी भी थी जिनके दिमाग इतने खुल गए कि उन्होंने बोला कि यार किसी और को सामान देके उससे थोड़ा बहुत लेने की अपेक्षा अच्छा ये है कि अपन खुद ही ट्रेड शुरू कर देते हैं। तो आपकी कई सारी ट्राइब्स ने, जिसमें खास तौर पे पंजाब में लोहानी ट्राइब है, उन्होंने बाकायदा अफगानिस्तान के साथ में अपना जमीन के रास्ते ओवरलैंड ट्रेड शुरू कर दिया और पंजाब के अंदर भी इंटरनल ट्रेड शुरू कर दिया। और जब मैं पंजाब बोलता हूं तो आज के पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का पंजाब है, जो इंडिया का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का इलाका है और थोड़ा बहुत इधर उधर का पोर्शन जम्मू का, सब मिला के एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता था जिसको पंजाब बोला जाता था। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बड़े लेवल पर जो है इंटरनल ट्रेड वगैरह जो है शुरू हो गया। तो इस तरीके की चीजें वगैरह भी जो है आपको देखने को मिलती हैं। इन सब से ये बात समझ में आती है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह का काफी अच्छा जो है कॉन्टैक्ट वगैरह बन गया था, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के चलते ट्राइब्स वगैरह भी जो है कहीं ना कहीं सेटल्ड लाइफ की तरफ में यहाँ पर निकल कर आई। Social factors were also responsible for transforming the lives of the forest dwellers. Many tribal chiefs became zamindar, some even became kings. तो एक ये भी बात समझ में आती है कि अब ये जो सारे के सारे सोशल फैक्टर्स हैं और जो ट्रेड है, इसके चलते आपके जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो वनवासी थे, वो सेटल्ड लाइफ की तरफ या फिर एक कह सकते हैं सो कॉल्ड सभ्य लाइफ की तरफ भी जो है आगे बढ़े। कई सारे आपके जो कबीले थे वो फिर वो गांव में कन्वर्ट हो गए, गांव से कस्बा बना, कस्बे से शहर बना और शहर से फिर वो नॉर्मल लोग भी हो गए। मैनी ट्राइबल चीफ्स जो थे वो कई सारे आपके जमींदार बने। बहुत से आपके ट्राइबल चीफ्स ऐसे थे जो जमींदार बन गए और बाद में बाकायदा उन्होंने अपने खुद के जो इलाके जिनमें वो रहे उनको अपना खुद का जो राज्य डिक्लेयर कर दिया, और कई सारे फिर इस तरह से छोटे छोटे राजा भी जो है डेवलप हुए। अपनी ट्राइब्स में से उन्होंने बाकायदा फौजें डेवलप करनी, अपनी आर्मी वगैरह बनाई। एग्जाम्पल के लिए असम की बात कर ली जाए तो अहोम राजा जो हुआ करते थे वो इस तरीके के आपके ट्राइबल चीफ्स के ऊपर डिपेंड किया करते थे, जो अपनी मिलिट्री सर्विस वगैरह देते थे इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड। तो कुल मिलाकर हमको ये बात समझ में आती है कि भाई 16th सेंचुरी के आसपास तक अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल सिस्टम जो है
वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था और उसकी जगह पे एक मोनार्कियल सिस्टम आ रहा था। जो ट्राइब्स में आपका एक से दूसरी जगह मूव करने वाली आपकी ट्राइब है, एक जो आपका कबीला आपको देखने को मिलता है, उस ट्राइब या फिर उस कबीले की जगह पर अब हो ये रहा है कि आपको एक तरीके का मोनार्कियल सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। अब कबीले का सरदार की जगह अब आपको ये कबीला जो है या फिर एक जो ट्राइब है एक सेटल्ड जिंदगी जीने लगा है, और सरदार की जगह आपको उसका राजा देखने को मिलने लगा है, या फिर यूं बोलूं कि ट्राइबल से मोनार्कियल सिस्टम की तरफ में जो है आप ट्रांसफॉर्म होने लगे। आईने अकबरी डिस्क्रिप्शन in Aine Akbari description has been mentioned about the existence of tribal kingdom in northeastern India। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल किंगडम्स इस तरीके की हुआ करती थी, यानी कि एक जमाने में कोई ट्राइब थी, फिर उसके जो आपका सरदार था उसने बाकायदा अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया और अपनी पूरी की पूरी जो जमीन है जहां पे उसका कब्जा है उसने उसको एक किंगडम डिक्लेयर कर दिया। इस तरीके की ट्राइबल किंगडम्स कई सारी हुआ करती थी, ये जिक्र भी अपने को मिलता है आईने अकबरी में कि इस तरीके की कई सारी किंगडम्स खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो मेड रिगार्डिंग द किंग्स who fought and conquered a number of tribes। New cultural influences also entered in the forested areas। तो यहां से ये भी अपने को समझ में आता है उन राजाओं के बारे में किस तरह से आपस में लड़ लड़कर वो कोई एक जो है अपने इलाके को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी चीजें हो रही हैं। साथ ही साथ आपके नए कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वगैरह भी जो है इस वक्त में एंटर कर रहे थे फॉरेस्टेड एरियाज में, और काफी सारी चीजें जो है हो रही थी। नए रिलीजन्स हो गए, नई तरीके की सिस्टम हो गए, नई तरीके की आपकी व्यवस्थाएं हो गई, वो यहाँ पर आ रही थी, और कास्ट सिस्टम और बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे एंटर हुई। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं ट्राइबल लाइफ जो है बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस हुई, एंड एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। अब ये तो एक आपका सवाल का जवाब बनकर तैयार हुआ। इसमें अब जो बातें आपको हाईलाइट करनी है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर कॉल्ड जंगली, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। उसके बाद में दूसरी चीज जिसको आपने हाईलाइट कर देना है वो ये है कि the forest tribes such activities enabled the forest tribes to be mobile which was a characteristic feature of their life। ये पॉइंट जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। ये वाला पॉइंट आपने हाईलाइट करना है। सोशल फैक्टर्स वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइव्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये हाईलाइट कर देना है। इस तरीके से एक अच्छा जवाब बनकर तैयार हो जाएगा। एक ये कि आईने अकबरी जो है इसने इस बारे में बताया भी है, और एक ये वाला 16वीं सेंचुरी में आपका जो ट्राइबल सिस्टम्स है वो मोनार्कियल सिस्टम में जो है कन्वर्ट हो रहे थे। इस तरीके से एक अच्छा जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें इन्होंने हमसे बोला है या पूछा है एग्जामिन द रोल प्लेड बाय जमींदार्स इन मुगल इंडिया। अब हमको ये बताना है कि जमींदारों का क्या रोल था मुगल टाइम पीरियड में, वो क्या रोल अदा कर रहे थे। अब हमको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। या फिर कुल मिलाकर हमको ये बताना है कि मुगलों के टाइम पीरियड पे जमींदारों का क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था, क्या रेलेवेंस हुआ करता था, इस बारे में हमको टीका टिप्पणी ओवरऑल करनी है। तो इसका जो जवाब बनता है या इसका जो जवाब हम लोग देंगे कुछ इस तरह से देना शुरू करेंगे। द जमींदार्स वर द पीपल हु डिड नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बट दे एंजॉयड हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। मतलब ये कि जमींदार वो लोग हुआ करते थे जो डायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, मगर क्योंकि उनके पास ज़मीनें बड़ी मात्रा में थी, उनके पास में बड़ी मात्रा में मिल्कियत हुआ करती थी, इसलिए वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जहाँ पर भी एग्रीकल्चर हो रहा है, जो भी गाँव देहात में एग्रीकल्चर होता था, वहाँ पर वो एक बड़ा हाई स्टेटस एंजॉय किया करते थे। ठीक है। जैसे आजकल आपके छोटे शहरों की बात की जाए, उसमें जो विधायक वगैरह होते हैं, या जो अगर आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज, उसमें प्रधान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है गांव में। तो कुल मिलाकर ये शो कर रहा है कि इसका स्टेटस थोड़ा सा एलिवेटेड है। विधायक का स्टेटस जैसे छोटे मोटे शहरों में काफ़ी एलिवेटेड रहता है, और आपका जैसे और इनका जो आपकी पंचायत वेब सीरीज है उसमें प्रधान का स्टेटस अच्छा खासा एलिवेटेड दिखाया गया। लगभग उसी तरीके से आपका एक एलिवेटेड स्टेटस जो है जमींदार का हुआ करता था उस टाइम पीरियड में 16वीं 17वीं शताब्दी में एग्रेरियन सोसाइटी में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है उस तरीके के गाँव वगैरह में। जमींदार कंसिडर देयर लैंड एज देयर प्रॉपर्टी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास में बड़ी मात्रा में लैंड ओनरशिप हुआ करती थी, तो ये जो ज़मीन है ये इसको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, ये इसको जो है मिल्कियत समझते थे, इसके ऊपर इनका कंट्रोल होता था। अब ये चाहें तो उसको बेच दें, चाहें तो वो किसी को दे दें गिफ्ट में, चाहें तो उसको जो है मॉर्टगेज कर दें, यानी कि इसको किसी को थोड़े वक्त के लिए जो है आप गिरवी रख दें, इस तरीके की चीज़। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसके साथ में जो करना चाहें वो कर सकते थे। इसके अलावा सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर इनको बहुत से प्रिविलेजेस वगैरह जो हैं वो मिले हुए थे, जिसके चलते ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सुपीरियर हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए अब जैसे ज़मीन है, खुद तो खेती किसानी करनी नहीं है, तो कुछ किसानों के
साथ में समझौता कर लिया कि मेरी ज़मीन है, आके तुम खेती किसानी करो, जो फसल लगानी है लगाओ, या फिर मेरी मन की फसल लगाओ, एंड जो भी फिर अनाज होता है उसका 50% मैं रख लूंगा, 50% तुम रख लेना, या जो भी इनका एक एडजस्टमेंट बनता है। तो इस तरीके से अब ये दो बातें हो जाती थी। एक तो ये हो गया कहने के लिए कि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मेरी ज़मीन नहीं होती तो तुम खेती किसानी नहीं कर पाते। तो एक तो ये कि अपना वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रभाव या धौंस रखता था जो छोटे मचौले किसान हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। दूसरा ये कि वो अब इन लोगों की मेहनत के बल पर उसको जो है बैठे बैठाए 50% के करीब उनकी उपज मिल जाती थी, उसका घर भी चलता था। अब वो खुद तो सारा का सारा अनाज खाएगा नहीं बैठ के, इसको बेचेगा, इसका पैसा वगैरह भी मिलने वाला है, उससे भी जो है उसके घर में समृद्धि वगैरह हुआ करती थी। तो ओवरऑल उसका सामाजिक हो गया और इकोनॉमिक हो गया, वो दोनों तरीके के प्रिविलेजेस वगैरह को एंजॉय करता था। उसका स्टेटस जो है क्योंकि समाज में सुपीरियर हुआ करता था, और उसकी वजह ये थी उसके पास में मिल्कियत या जमीन काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में हुआ करती थी। अब जमींदार जनरली जो है आपके अपर कास्ट को बिलोंग किया करते थे। द जमींदार्स बिलोंग टू द अपर कास्ट विच एडेड टू द एक्सॉल्टेड स्टेटस इन द सोसाइटी। जनरली एक्सेप्शंस इसके आना शुरू हो गए थे 16वीं-17वीं शताब्दी में, मगर जनरली ये देखा गया है कि जमींदार अपर क्लास को बिलोंग करते थे। तो पहले से ही जो इनका स्टेटस उठा हुआ है, इसमें और सो कॉल्ड चार चांद लगाने वाली बात हो जाती थी, या फिर कहीं ना कहीं ये समाज में अपने आप को एकदम डिस्टिंक्ट कर देखा करते थे। एंड जमींदारों की अब बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में सोवेरेन तो हुआ नहीं करते थे, संप्रभु तो ये हुआ नहीं करते थे, इनके ऊपर भी कोई ना कोई आदमी बैठा हुआ होता था। तो जमींदार जो हैं इनके ऊपर आपके जमींदार वगैरह जो हैं इनके ऊपर जो स्टेट बैठा हुआ है, जो राजा बैठा हुआ है, जो बादशाह बैठा हुआ है, उसको ये कई सारी सर्विसेज वगैरह जिसको बोला जाता था खिदमात परफॉर्म करते थे, उसके लिए कई सारी तरीके की सर्विसेज या कई सारी तरीके की खिदमात वगैरह ये दिया करते थे। नतीजा ये निकला कि एक तो समाज में इनका एक हाई पोजीशन है, एक हाई स्टेटस है, और जो भी सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा बादशाह के लिए काम कर रहे हैं, कई सारी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी बदले में कुछ ना कुछ दे ही रहा है। इन सब चीज़ों के चलते इनकी पोजीशन और ज़्यादा जो है हायर स्टेटस एक्वायर करती गई, एंड कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन होती चली गई। जमींदारों को बादशाह के द्वारा ये राइट दिया गया था कि भाई तुम जो है स्टेट के बिहाफ पर रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, और साथ ही साथ जो आपका फाइनेंशियल कंपनसेशन वगैरह जो भी है इस काम वगैरह के लिए वो भी आपको दिया जाएगा। मतलब ये कि आपका गांव या फिर आपकी जो मिल्कियत है उसमें स्टेट को जितना राजस्व कलेक्ट करना है तुम ही कलेक्ट कर हमको लाकर दे दो, और इसके लिए हम भी जो है आपको अपनी तरफ से कुछ कंपनसेशन या पैसा वगैरह देंगे, जो भी आपने जो है हाथ पैर मारे हैं, जो भी आपने रिसोर्सेज वगैरह अपने लगाए हैं। इसके अलावा जमींदारों को एक काफी ये दिया गया था कि आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है स्टेट के मिलिट्री रिसोर्सेज के ऊपर रख सकते हैं, यानी कि आप मिलिट्री एलिमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं अपने अंडर में, और अगर जरूरत पड़ेगी स्टेट को तो फिर आप इनको भी जो है इनकी सर्विसेज वगैरह भी जो है आप देंगे। इसके अलावा इनको फोर्ट्रेस वगैरह रखने का भी जो है मौका दिया गया था। ये अपनी खुद की आर्म फोर्सेस, कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री वगैरह सब कुछ रखा करते थे, और इसका इस्तेमाल भी जो है फिर बादशाह जब जरूरत पड़ती थी तब करता था। और इस तरीके की खिदमत वगैरह देने के लिए बाकायदा वो कई सारी तरीकों की चीज़ों से जो है इनको नवाजता भी था। तो इन सब चीज़ों के चलते जमींदारों का स्टेटस बहुत मजबूत और एक बहुत सशक्त तौर पर बना हुआ था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड्स को डेवलप करने की बात हो, उसमें भी जमींदार एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करते थे। सबसे पहली चीज तो ये कि लेट्स से इनके पास में बड़ी मात्रा में जमीन वगैरह है, अब उस पर खेती किसानी हो नहीं रही, और इतने लोग भी नहीं है इनकी मिल्कियत में या गांव में जो जाके वहां पे खेती किसानी कर लें। तो ये बाहर से जो है लोगों को लाते थे, फार्मर्स वगैरह को, उनको यहाँ पे सेटल करवाते थे, उनको जो है पैसा वगैरह देते थे, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उनके साथ में डील किए जाते थे, और बोला जाता था कि ज़मीन मेरी है मगर खेती किसानी करो, इतना मुझे दे देना, बाकी जो है अपना रखो खाओ कमाओ। इस तरीके से वो इलाके जहाँ पे खेती किसानी नहीं भी हो रही थी उस ज़मीन को भी मगर जो ज़मीन कृषि योग्य है उसके ऊपर एग्रीकल्चरल वगैरह को लेकर जाना, इस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड्स को डेवलप करना, इसमें भी जमींदारों का एक बड़ा रोल था। इसका नतीजा ये निकला कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है 16वीं-17वीं शताब्दी में काफ़ी बड़े लेवल पर बढ़ा, और इसके चलते जमींदारों ने जो कमाया सो कमाया, स्टेट के पास में भी जो है काफी बड़ी मात्रा में रेवेन्यू वगैरह पहुंचा। तो वही बात यहां लिखी है कि इट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड बाय द जमींदार। साथ ही साथ आपको ये भी एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं कि जमींदार जो है बाजार वगैरह भी लगवाया करते थे, वहां हाट लग रही है, बाजार लग रहे हैं, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, और यहां पर आपके जो किसान वगैरह हैं वो अपना क्रॉप बेचा करते थे। जनरली जमींदारी इनका क्रॉप खरीद लेता था, मगर बाकी भी जो लोग आए वो भी खरीद लेते थे। इस तरीके से आय और आमदनी किसानों को भी हो जाती थी। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें यहां इन सारी बातों से समझ में आता है जमींदार मजबूत आदमी हुआ करता था। इफ वी ऑब्जर्व सोशल रिलेशन ऑफ विलेज ऑफ मुगल एज एज अ पिरामिड, देन जमींदार वेर एट द टॉप।
दे ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। इसमें साथ ही साथ आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं कि अगर पूरे के पूरे आपका मुगलों के टाइम पीरियड में अगर हम सोशल स्टेटस जो हुआ करता था उसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में देखें तो उसके टॉप पर जो है आपका जमींदार बैठा हुआ है, ये और ये बात कहाँ के लिए हो रही है, उस वक्त का जो आपका एग्रीकल्चरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन समाज हुआ करता था उसके लिए। हालांकि अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जमींदार जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, हर एक आदमी की तरह इन्होंने भी कोई इसमें कमी नहीं रखी कि आपके किसान हो गए, जो बाकी लोग हो गए, उनके ऊपर अत्याचार इन्होंने भी किया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो नो डाउट द जमींदार एक्सप्लॉइटेड द पीपल, बट देयर रिलेशंस विद द फार्मर डिपेंडेंट ऑन देयर म्यूचुअल टुगेदरनेस एंड हेरिडिटरी पार्ट ऑन एज। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके जमींदारों ने जो है कहीं ना कहीं बहुत कई जगहों पे बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन किया है, कई जगहों पर उतना नहीं किया, मगर एक्सप्लॉइटेशन इन्होंने भी किया है। किसानों को जो है, हिंदुस्तान में शायद किसान एक अजीब सी नियति लेकर पैदा हुए हैं कि जो शक्तिशाली आदमी आया उसने जाने अनजाने, सही गलत, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसानों का शोषण किया है। तो जमींदार भी उसका जो है एक्सेप्शन नहीं है, शोषण इन्होंने भी किया है, मगर कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। जमींदारों को पता है किसान नहीं रहे तो फिर आपका जो एक खेती किसानी करने वाला कोई नहीं बचेगा, किसानों को पता है कि जमींदार नहीं हुआ तो किसकी जमीन पर खेती करेंगे जाकर, और बाकी जो सपोर्ट वगैरह मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहो या ना चाहो, ये एक तरीके दिए और बाती वाला रिलेशनशिप था, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजार नहीं था, एक दूसरे के बिना इनकी चलनी भी नहीं थी। तो इसके चलते इनका एक रिलेशनशिप बना हुआ था। तो कई बार अपने को इसका ये समझ में भी आता है ये नतीजा कि जब भी कभी आपके पीजेंट जो है रिवोल्ट करते थे तो या फिर आपका जमींदार अगर रिवोल्ट करता था तो पीजेंट जो है उसका सपोर्ट करते थे, और कई बार अगर पीजेंट्स की रिवोल्ट हो रही है तो जमींदारों के सपोर्ट के चलते ही हो रही है। इससे ये भी समझ में आता था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है जमींदार पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, इकोनॉमिकली, सोशली, आपका स्टेट के रिस्पेक्ट में, ऑफिशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली प्ले किया करते थे। एक अच्छा जवाब इस तरह से आपका ये बनकर तैयार होता है। अब इसमें जो बातें आपने हाईलाइट करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मिल्कियत आपने हाईलाइट कर देनी है, मिल्कियत वर्ड जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। दूसरा जो आपने हाईलाइट कर देना है, खिदमत जो है इसको आपने हाईलाइट कर देना है। तीसरा ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट कि इनके पास में राइट था कि ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ये सब आपका रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उसका कंपनसेशन वगैरह जो है मिलता था, ये आपने हाईलाइट कर देना है। इसके बाद में ये दोनों पॉइंट्स आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो या वर्ड्स या टर्म्स अगर आपको लग रहे हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला जो फैक्ट है इसको आपने हाईलाइट करना है कि ये जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया करते थे एग्रीकल्चरल लैंड्स के डेवलपमेंट वगैरह में। इस पॉइंट को जो है आपने हाईलाइट करना ही करना है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है आपने इसको हाईलाइट कर देना है। इससे एक अच्छा जवाब बनकर तैयार होगा। इन पॉइंट्स पे नज़र जाएगी आपके एग्जामिनर की, तो वो समझेगा भी कि सामने वाला पढ़कर आया है, इसको नॉलेज है, और कहीं ना कहीं एक अच्छे इंप्रेशन के चलते अच्छे मार्क्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं सर। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें हमसे बोला गया है डिस्कस द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन्स रेगुलेटेड रूरल सोसाइटी। अब इसमें हमको ये बताना है कि वो क्या तरीके हुआ करते थे जिसकी मदद से पंचायत और आपका जो विलेज हेडमैन हुआ करता था वो सोसाइटी को रेगुलेट किया करता था, ये या फिर आपका रूरल सोसाइटी जो है उसको रेगुलेट किया करता था। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देना शुरू करेंगे, रेगुलेशन ऑफ रूरल सोसाइटी बाय पंचायत एंड हेडमैन वाज डन इन फॉलोइंग मैनर। उसमें सबसे पहले तो पंचायत का डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, पंचायत समझाना पड़ेगी कि क्या होती थी, और फिर उसके बाद में क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते थे। द विलेज पंचायत कंसिस्टेड ऑफ एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, दे रिप्रेजेंट डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज एक्सेप्ट द मीनियल क्लास। तो विलेज की जो पंचायत हुआ करती थी इसमें गाँव की हर एक जो आपकी जात और बिरादरी हुआ करती थी उसके लोग शामिल हुआ करते थे, या उसके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शामिल हुआ करते थे। सिर्फ एक एक्सेप्शन था, जो सबसे लोएस्ट क्लास हुआ करती थी जिसको जनरली गाँव के बाहर रखा जाता था, उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा लगभग हर कास्ट और कम्युनिटी के लोग इसमें, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो उसमें अपनी कास्ट और कम्युनिटी, अपनी जात और अपनी बिरादरी को, जाति और बिरादरी को रिप्रेजेंट किया करते थे। पहली चीज, यूजुअली इंपॉर्टेंट वेयर पीपल ऑफ द विलेज विद हेरिडिटरी राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टी। जनरली इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता था जिन लोगों का अपनी जमीन के ऊपर किसी तरीके का हेरिडिटरी राइट हुआ करता था। मतलब अगर किसी के पास में जमीन है और उस जमीन को वो अपने अगली पीढ़ी को जो है ट्रांसफर कर सकता है, इस तरीके के राइट्स अगर उसके पास में है, और उसकी अगली पीढ़ी फिर अपनी अगली पीढ़ी को, और उसकी अगली फिर अपनी अगली पीढ़ी को, इस तरीके से अगर एक से दूसरी पीढ़ी में ये राइट्स ट्रांसफर हो सकते थे। इस तरीके के अगर आपके पास में राइट्स वगैरह अपना जमीन वगैरह जो है उसको ट्रांसफर करने के हेरिडिटरी राइट्स हुआ करते थे, इस तरीके के लोगों को, इस तरीके के बड़े बुजुर्गों को, या इस तरीके के परिवार से बिलोंग करने वाले
बड़े बड़े बुजुर्गों को जो है आपका पंचायत में शामिल किया जाता था। चलें आगे बढ़ते हैं। जनरल जो कंपोजिशन हुआ करता था वो और इसके फंक्शंस क्या होते थे। अगर आपका जो विलेज है, अगर एक ही जाति का विलेज है तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, मगर अगर मिक्स्ड कास्ट का विलेज आपको देखने को मिलता है, एक ही गांव में कई सारी जातियां रहती थी, ऐसी कंडीशन में पंचायत हेट्रोजेनस बॉडी हुआ करती थी। लगभग एक आपका एकदम सबसे लोअर जो क्लासेस या कास्ट हुआ करती थी उनको अगर हटा दिया जाए, इसके अलावा लगभग हर एक कास्ट के लोग जो हैं इसमें शामिल हुआ करते थे और हर एक जो कास्ट और कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलता था। जनरली आपका जो विलेज पंचायत है उसको हेड एक मुकद्दम या करता था या फिर एक व्यक्ति करता था जिसका नाम होता था मंडल, और इसको विलेज के जो आपके बड़े बुजुर्ग होते थे इनके कंसेंसस वगैरह की मदद से इलेक्ट किया जाता था। और ये ऑफिस अपना तब तक एंजॉय करता था जब तक विलेज एल्डर्स वगैरह जो हैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते थे, यानी कि जब तक लोगों को या पंचायत के बड़े बुजुर्गों को लग रहा है कि ये मुकद्दम सही काम कर रहा है तब तक तो वो अपने ऑफिस में रहता था, मगर जैसे ही उनको लगा कि ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा है तो वैसी परिस्थिति में फिर वो उसको हटा सकते थे। मतलब ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं थी। इसका जो मेन काम हुआ करता था वो ये था कि गांव का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, पटवारी के साथ में बैठ के गांव का आपका जो है अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करोगे कि गांव को राजस्व कितना देना है और भी बाकी सारी जो चीज़ें कि कितनी ज़मीन पर जो है आपका खेती हो रही है, कितने लोग जो है खेती किसानी में लगे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारे के सारे अकाउंट्स वगैरह जो हैं प्रिपेयर किया करता था। इसके अलावा जो दूसरे सामाजिक फंक्शंस की बात की जाए, जो आपका जो मेन फंक्शन जो आपकी पंचायत के होते थे वो ये थे कि सबसे पहले तो आप ये इंश्योर करोगे कि जो कास्ट की बाउंड्रीज हैं वो मेंटेन रहें अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इनहैबिटेटिंग द विलेज वेयर अपहेल्ड। मतलब ये कि जिस गांव में अगर आपकी कई सारी जातियां रहती हैं तो इनके बीच में कास्ट की जो बाउंड्रीज हैं वो मेंटेन रहें, इंटर कास्ट मैरिज शुरू ना हो जाए, एक कास्ट का दूसरे कास्ट के साथ में जितना कमर्शियल रिलेशनशिप है उतना ही रहे, इसके अलावा और सामाजिक आपके जो है उठना बैठना शुरू ना हो जाए, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाए, कास्ट बाउंड्री या कास्ट डिस्टिंक्शन बना रहे, इसको अपहेल्ड करने की जिम्मेदारी जो है आपका पंचायत की हुआ करती थी। साथ ही साथ इन लोगों के पास में ये जिम्मेदारी भी थी कि अगर ये चाहें तो आपका फाइन लगा सकते हैं या टैक्सेस वगैरह जो हैं आपके लोकल कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में नगर पालिका हो गई या आज की जो पंचायतें हैं जो इलेक्ट होकर आती हैं, कुछ टैक्स या कुछ कर वगैरह ये लोग लगा सकते हैं, हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, इस तरीके के। तो उस वक्त भी इन लोगों के पास में अथॉरिटी थी, अपने गांव में कुछ टैक्सेस लगा सकते थे और अगर कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है उसके ऊपर फाइन वगैरह भी लगाया जा सकता था। पनिशमेंट वगैरह की बात की जाए तो ये पनिशमेंट भी दे सकते थे, जैसे कि खास तौर पे जो मैक्सिमम पनिशमेंट ये लोग दे सकते थे कि आप अपनी बिरादरी से या गांव से जो है बेदखल कर दोगे, या तो हमेशा के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको जाति बिरादरी से या गांव से बेदखल किया जा सकता था, एक्सपल्शन हो सकता था, ये काम कर सकते थे। इसके अलावा अगर ये तो खैर एक आपकी ओवरऑल बात हो गई, एक जाति ये आपका सारी जातियों की बात हो गई जो साथ में बैठ के पंचायत चलती थी। इसके अलावा हर एक जाति की अपनी खुद की एक जाति पंचायत भी हुआ करती थी, और जाति पंचायत जो है इसका अपना खुद की जाति के ऊपर या समाज के अपने तबके के ऊपर एक बहुत आप कह सकते हैं कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस या फिर कंसिडरेबल पावर हुआ करता था। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर जाति पंचायत जो है जो भी आपके सिविल डिस्प्यूट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करवाती थी। अगर आपकी खुद की कम्युनिटी के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे हैं या फिर अगर डिफरेंट कास्ट के बीच में भी कुछ नाटक हो रहे हैं तो उन दोनों कास्ट या दो से ज्यादा कास्ट की जो जाति पंचायतें हैं वो साथ में बैठ जाती थी और वो लोग फिर इनकी जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं इनको सुलझाया करते थे। इसी तरीके से जमीन के ऊपर जो क्लेम है उसको लैंड को लेकर जो क्लेम है उसके ऊपर कि भाई किसकी जमीन है, इसको लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो गया भाइयों के बीच में या पड़ोसियों के बीच में या कुछ और लोगों के बीच में, तो ये जो है वो भी डिसाइड किया जाता था। यहां पर डिसाइडेड वेदर मैरिजेस हैज बीन परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दैट कास्ट नॉर्म्स एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर किसी शादी को लेकर ये बात बन रही है कि भाई ये जिस जाति की शादी है उस जाति के नियम कायदों के अनुसार हुई है नहीं हुई है, उस पर जो फैसला लेना है वो भी जो है लिया जाता था। और कई सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में जो आपके ये फैसले वगैरह जाति पंचायतें या नॉर्मल पंचायतें कर रही हैं, मोस्ट केसेस में आपका जो राज्य है, जो आपका जो बादशाह है या जो स्टेट है, वो जनरली इनके फैसलों का जो भी निर्णय ये लोग लेते थे इनका रिस्पेक्ट करता था। जनरली आपको मौत की सजा देनी है, इस तरीके की चीजें, वो सब करने की जिम्मेदारी स्टेट ने अपने हाथ में ले रखी थी। मगर इसके अलावा जो फैसले वगैरह जाति पंचायतें कर रही थी कहीं ना कहीं ये उसको मानते भी थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका द पंचायत वर आल्सो रिगार्डेड एज द कोर्ट ऑफ अपील दैट वुड इंश्योर दैट द स्टेट कैरीड आउट इट्स मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज। इसके अलावा पंचायतें एक काम और करती थी कि बकायदा टाइम टू टाइम जो है ये आपका स्टेट वगैरह के साथ में टच में रहती थी और वो उनको जो है अपील करते रहते थे कि कोई चीज सही चल रही है नहीं चल रही है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ मोरालिटी वगैरह उनको दिखानी चाहिए। ये सारी चीजें भी जो है पंचायत वगैरह स्टेट के साथ में टच में रह के करती थी। एंड कहीं ना कहीं इसके चलते स्टेट और पंचायतों के बीच
में एक अच्छा बैलेंस बना हुआ था। जस्ट फॉर जस्टिस पिटिशंस वर ऑफन मेड टू द पंचायत कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ कास्ट और कम्युनिटी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट व्हाट दे कंसिडर्ड टू बी मॉरली इलेजिटिमेट डिमांड्स ऑन द पार्ट ऑफ इलीट्स। कई बार अब यह भी होता था कि आपका सो कॉल्ड उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, डिस्प्यूट बन जाते थे। ऐसी परिस्थिति में पूरी की पूरी जो कम्युनिटी हुआ करती थी जनरली लोअर कास्ट वगैरह की, या फिर आपका जो एक पर्टिकुलर कास्ट जिसको एक दूसरी कास्ट वगैरह के द्वारा सताया या प्रताड़ित किया जा रहा है, वो पूरी की पूरी फिर जो कम्युनिटी हुआ करती थी वो प्रोटेस्ट में आपका पंचायत में पिटीशन डाला करती थी। वो पर्टिकुलर चीजें जो उनको लग रहा है उनके साथ में गलत हो रही हैं उन सब के बारे में बताया जाता था। उनके ऊपर जो भी संभ्रांत वर्ग अत्याचार वगैरह कर रहा है वो सारी बातें सामने रखी जाती थी और एक्सपेक्ट किया जाता था कि आपकी जो पंचायत है फैसला देगी, उनके पक्ष में जो है फैसला देगी। इन द केसेस ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड द पंचायत ऑफन सजेस्टेड अ कॉम्प्रोमाइज। अब कई बार अगर रेवेन्यू डिमांड को लेकर इश्यूज बनते थे, जमींदार और आपके किसानों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए इस बात को लेकर कि जमींदार बोल रहा है कि यार 100 बोरे हुए हैं तो मैं तो 70-80 बोरे रखूंगा, तुम 10-20 बोरे रखो। वो बोल रहे हैं कि सारी मेहनत हमारी है यार, कम से कम 30-40 बोरे तो दो हमें, 50 बोरे नहीं दे रहे हो, आधा आधा नहीं कर रहे हो। अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है इस बात पे। तो एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड या इस तरीके की चीजों में कई बार अब अगर इश्यूज बनते थे तो पंचायत जनरली जो है कॉम्प्रोमाइज की तरफ इसको लेकर जाती थी। इफ दिस फेल्ड द पीजेंट्स टुक रिकोर्स टू द मोर ड्रास्टिक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट सच एज डिजर्टिंग द विलेज। अब अगर लेट्स से ये सब होने के बाद में भी अगर जो लोग जिनका शोषण हो रहा है उनको लगता है कि पंचायत फैसला नहीं दे रही उनके पक्ष में, तो फिर बड़ा ड्रास्टिक कदम जो है ये लोग उठाया करते थे। ये पूरी की पूरी आपकी जो कम्युनिटी है गांव छोड़कर चली जाती थी। अब हर एक कम्युनिटी की क्योंकि कुछ ना कुछ काम होता था, किसी ना किसी काम के लिए हर एक कम्युनिटी के ऊपर पूरा का पूरा गांव डिपेंड करता था। अब अगर रातों रात एक कम्युनिटी गांव छोड़कर चली जाएगी तो पूरा का पूरा काम रुक जाएगा। तो गांव वालों को भी पता था कि सबकी अपनी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है और इसलिए जनरली जो है फैसला एक बैलेंस रखने की कोशिश की जाती थी। किसी को अनड्यू एडवांटेज जनरली जो है नहीं दिया जाता था, जनरली इस तरीके की चीजों से बचा जाता था। तो इस सब बातों के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि पंचायत और जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी रूरल सोसाइटी को रेगुलेट करने में रहा है। तो इस तरह से सवाल जो है बन गया। अब इसमें क्या क्या हाईलाइट करना है वो देख लेते हैं। तो अपना ये आंसर बन गया। अब इसमें क्या क्या हाईलाइट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आप पूरा का पूरा हाईलाइट कर दीजिए कि विलेज पंचायत में कौन कौन हुआ करता था। ये वाला पॉइंट पूरा हाईलाइट कर दीजिए। इसके बाद में ये जो आपके जो सारे पॉइंट्स वगैरह लिखे गए हैं इसमें ये मुकद्दम वाला पॉइंट जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आपने हाईलाइट करना है वो ये वाला है। ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है मेन फंक्शन जो है इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला कि हर एक जाति जो है इसकी भी अपनी खुद की एक जाति पंचायत होती थी, इसको हाईलाइट जरूर करिएगा। इसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट कि मोस्ट केसेस में जो है आपकी जो स्टेट है वो जाति पंचायतों के फैसलों का सम्मान किया करता था। ये वाला जो पॉइंट है इसको भी आपने हाईलाइट करना है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट कि आपका एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड के केस में पंचायत जो है कई बार एक कॉम्प्रोमाइज वगैरह सजेस्ट करती थी, ये आप हाईलाइट करिए। और लास्ट वाला पॉइंट कि अगर ये चीज़ नहीं चली तो फिर पूरी की पूरी जो जाति या कम्युनिटी है वो गांव छोड़ के चली जाती थी। ये वाला पॉइंट भी जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलें, तो इस तरह से एक सवाल का अच्छा जवाब बनकर तैयार होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड mark the areas which had economic links with the Mughal Empire and trace out possible routes of communication। तो आपके पास में एक वर्ल्ड मैप दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब इस पर वो एरियाज वगैरह को अपने को पॉइंट आउट करना है जिनका मुगल अंपायर के साथ में इकोनॉमिक लिंक हुआ करता था। तो पहले तो इसका हमने नाम वगैरह जो है वो बता दी और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आपको जो पॉसिबल रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे उनको ट्रेस करना है। तो जिन इलाकों के साथ में मुगल अंपायर के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स थे, सबसे पहले तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया के देश हुआ करते थे वो, वेस्ट एशिया के जो देश हुआ करते थे वो, और यूरोप में बात की जाए तो इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, हॉलैंड, इन सब के साथ में जो है इनके लिंक वगैरह हुआ करते थे। अब अगर रूट्स की बात की जाए तो भाई दो ही रूट हुआ करते थे, या तो आप जमीन के रास्ते आओगे या आप समुद्र के रास्ते आओगे या जल के रास्ते आओगे। तो सी रूट की बात की जाए तो अटलांटिक से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, इंडियन ओशियन से होते हुए आप आ सकते हो। रेड सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल टू चाइना सी,
और लैंड रूट की बात की जाए तो सेंट्रल एशिया टू अफगानिस्तान, थ्रू मॉडर्न पाकिस्तान अप टू केरला और गोवा, इस तरीके से जो है आप यहां पर आ सकते हैं। अब ये ऐसा समझ में नहीं आएगा, मगर मैं आपको ये चीज जो है मैप के ऊपर बना के बताता हूं। सवाल में क्या पूछा गया है कि भाई आप ये बता दो कि इंडिया का किन किन के साथ में कमर्शियल आपका लिंक वगैरह था, एक तो वो, और उसको किन रास्तों के थ्रू जो है ये कमर्शियल लिंक थे वो अपने को बताना है। एक तो आपका चाइना के साथ में कमर्शियल लिंक था, अफगानिस्तान के साथ में कमर्शियल लिंक था, ईरान के साथ में कमर्शियल लिंक था, जो सेंट्रल एशिया के आपके देश हैं इनके साथ में भी अपने कमर्शियल लिंक हुआ करते थे, इटली के साथ में, पुर्तगाल के साथ में और इंग्लैंड के साथ में अपने कमर्शियल लिंक थे। तो अब यहां तक पहुंचा कैसे जाता था? देखिए, अगर आपको ईरान के साथ में ट्रेड करना है तब तो जमीनी रास्ता है, और यही बात सेंट्रल एशिया के देशों पर भी लागू होती थी और चाइना पे भी लागू होती थी कि एक जमीनी रास्तों से आप जा सकते हो। दूसरा यह कि आप साउथ चाइना सी और इससे होते हुए भी जो है चाइना पहुंच सकते थे। ईरान से इंडिया पहुंचने के लिए आप ये रूट्स का, आप ये समुद्री रास्ते का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा यूरोप, इटली की बात की जाए तो यहां से आप यूं होते हुए यहां से आ सकते थे। ये पुर्तगाल वाले जो है पूरा रास्ता घूम कर आते थे, और यही बात इंग्लैंड वालों पे भी लागू होती थी कि पूरा रास्ता घूम कर आते थे। इस तरीके से जो अलग अलग आपके रूट्स वगैरह थे इनके थ्रू आया जाता था। सबसे पहले देख लीजिए इसको फिर से, सबसे पहले चाइना की बात की जाए तो चाइना से आप डायरेक्टली, एक तो आपका जमीन के रास्ते भी जा सकते हो और दूसरा यूं आप समुद्री रास्ते से भी जा सकते थे। एक चाइना की बात हो गई। अफगानिस्तान जाना है तो डायरेक्टली आप जमीन के रास्ते जा सकते हो, ईरान जाना है डायरेक्टली जमीन के रास्ते जा सकते हो। अफगानिस्तान तो खैर जमीन का ही रास्ता है, ईरान से मगर आने का एक और रास्ता था कि आप ये जो समुद्री रास्ता है अरेबियन सी का, इसके थ्रू भी आ सकते हो। इसके बाद में जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ में अपना ट्रेड था, इनके साथ जमीनी रास्ते से आपको आना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब या फिर ये जो इलाका है ओमान वगैरह, इसके साथ में ट्रेड करना है तो आप समुद्री रास्ते से जनरली प्रेफर करते थे आना। इसके बाद में ये अगर इटली की बात की जाए तो इटली मेडिटेरेनियन सी से होते हुए यहां तक पहुंची, यहां से फिर इटली से आप ये रेड सी से फिर आप यहां आए और इस तरीके से पहुंच गए। पुर्तगालियों ने एक और रास्ता पकड़ लिया कि वो पूरा अफ्रीका घूमकर आया करते थे। यही रास्ता फिर इंग्लैंड वालों ने पकड़ा और वो पूरा अफ्रीका घूम घूम के जो इंडिया पहुंचे। इस तरीके से ये जो अलग अलग लोग थे जिनके साथ में मुगल्स का ट्रेड रिलेशनशिप था, इस तरीके से जो है ये लोग आया करते थे। तो ये जवाब जो है इस तरीके से अपना बनकर तैयार हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। इसी के साथ में अपना जो सत्र है वो समाप्त होता है और अपनी हिस्ट्री क्लास 12 की जो दूसरी किताब है, इसका 3rd चैप्टर या फिर ओवरऑल अपने इतिहास की बात की जाए कक्षा 12वीं के, उसकी जो थीम 8 है वो उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपने यहाँ पर खत्म होते हैं। एंड इसी के साथ में अपना सेशन भी जो है यहाँ पे समाप्त होता है। हालांकि एंड करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपका अगला सवाल ये होगा कि ये सारा का सारा जो कंटेंट है इसको हम लोग एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? तो 3 तरीकों से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आप इसको हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, दूसरा आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और तीसरा तरीका जो शायद सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है, आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहां पर भी देख सकते हैं। ये आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा, टैबलेट पर भी चल जाएगा, पीसी पर भी चल जाएगा। तो इसका जितना हो सके उतना ज़रा बेनिफिट उठाएं। इसके अलावा आपको नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए नोट्स जो हैं बुक्स के फॉर्म में, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में भी लेकर आया है। इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर वेंचर का फायदा उठाएं। ये सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, इसका बेनिफिट लें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, अपना भी जो है भला करें, दूसरों का भी भला करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें, बढ़िया सफलता और तरक्की के रास्ते पर चलें। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई और डाउट है, कोई नई डिमांड है, कोई शक है, कोई शुबा है, तो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और इन पर आप अपनी राय, अपने विचार हमको बता सकते हैं। सो जितना हो सके इस वेंचर का इस्तेमाल करें। मैग्नेट ब्रेन्स ने जो प्रण लिया है कि हम क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट हिंदुस्तान के हर बच्चे तक लेकर जाना चाहते हैं, इसका पार्ट बने एज वेल एज इसका एम्बेसडर बने, इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, जिंदगी में कुछ अच्छा करें, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें और नॉलेज गेन करते चलें, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, नॉलेज से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं होता। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द सेशन। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।